के लिमिटेड रिसोर्सेज के मतलब किस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं उसी का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, लेकिन भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। अरस्तु से कहा जाता है एडम स्मिथ, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। अर्थशास्त्र में हम लोग कई चीजों को अध्ययन करेंगे। इसमें प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर उस सेक्टर को कहा जाता है जिसमें कोई भी चीज सीधे-सीधे प्रकृति यानी नेचर पर डिपेंड हो जाए, प्रकृति पर डिपेंड हो जाए, नेचर पर डिपेंड हो जाए, मानव का कोई भी बस न चले, ऐसे उद्योग को हम प्राथमिक सेक्टर कहते हैं। इसमें मानव का कोई बस नहीं चल पाता है, वैसे उद्योग को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर होता है। पशुपालन, पशुपालन कभी भी आपका कभी कोई बता दे कि उसके पास रिलायंस कंपनी की बकरी है, पालन को कुक्कड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुक्कड़, कुक्कड़ पालन, कुक्कड़, कुक्कड़। ये किसमें आएगा? प्राथमिक सेक्टर में। कुत्ता पालन, प्राथमिक। जमीन खोदे, कोयला निकल गया, जमीन खोदे, पेट्रोलियम निकल गया, सोना निकल गया, आपके पास आपके घर खेती, मुर्गी पालन, पशु पालन जाएगा। कितने लोग के पिताजी द्वितीयक सेक्टर में काम करते हैं, कारखाना वगैरह में? आपके पिताजी क्या करते हैं? इसका उत्पादन तो करते नहीं, बल्कि वो क्या करते हैं? उसका निर्माण करते हैं। समझ में नहीं आ गया? तो देखिए प्राथमिक सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते मिलेंगे। सब ज्यादातर लोगों के पिताजी किस सेक्टर में? तृतीयक सेक्टर, जिसे कहते हैं कौन सा? टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर किसमें जाएगा? हां हां बिक्री का काम किसमें होता है? टर्शियरी में। प्राथमिक और द्वितीयक के बिक्री का काम किसमें होता है? टर्शियरी मदद कर। ये अगर किसी को समझ में आ गया उसका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि हम उसमें तृतीयक मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है जमीन से। तो सेलुलोज तो प्राथमिक सेक्टर, और नोट जहां छपा रहा है वो द्वितीयक सेक्टर। बैंकवा ससुराना नोट बनाता है ना छापता है, वो केवल मदद करता है, इधर का उधर पुरनका पसुआ लेके नया देता है। बैंकिंग किसमें? बैंकिंग। शिक्षा, शिक्षा तृतीयक सेक्टर, शिक्षा तृतीयक सेक्टर। बताओ शिक्षा में क्या यहाँ पर कोई विद्यार्थी या कोई एकदम हो सकता है? मान के चलिए कोई आलू की खेती किया, प्राथमिक, और उसको घर में चिप्स छान दिया, द्वितीयक, और दुकान पे लेके बेच दिया, तृतीयक नहीं हो गया। शर्त यानी ओनरशिप, कंडीशन एंड नेचर। नेचर के हिसाब से कितने टाइप का? प्राथमिक, द्वितीयक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक देखिए तृतीयक सेक्टर जो होता है ये केवल आपको ना किसी चीज का उत्पादन करता है ना ही किसी चीज का निर्माण करता है। उत्पादन करेगा तो प्राथमिक क्षेत्र, निर्माण भी निर्माण करेगा तो द्वितीयक। ये इन दोनों की क्या करता है? मदद। अतः इसे तृतीयक सेक्टर भी कहते हैं, या इसे सेवा सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा सेक्टर। सेवा सेक्टर भी कहते हैं इसे। तृतीयक का दूसरा एक होता है असंगठित, संगठित और असंगठित। असंगठित, असंगठित, ठीक है, संगठित और असंगठित। संगठित सेक्टर में उसे रखा जाता है जिसके काम करने की टाइमिंग फिक्स हो, उसकी सैलरी फिक्स हो, उसे कब कब उसे छुट्टी दिया जाएगा यानी अवकाश फिक्स हो, अवकाश फिक्स। उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर। सैलरी फिक्स, सैलरी फिक्स, टाइमिंग फिक्स, छुट्टी का टर्म्स एंड कंडीशन। अगर ये चीजें हैं तो वो क्या है? संगठित। जैसे हमारा कोचिंग सरकारी नहीं है, हमारा कोचिंग सरकारी नहीं है, लेकिन यहाँ काम करने वाले सबका टाइमिंग फिक्स है, सबकी सैलरी फिक्स है, कब छुट्टी दिया जाएगा फिक्स है। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप अगर संगठित, रिलायंस में संगठित, लेकिन अगर ये सारी चीजें फिक्स नहीं है तो किसमें चला जाएगा? असंगठित। जैसे खेती, कोई टाइम है कि खेती कब जाएगा, कोई टाइमिंग नहीं आ जाता सरकारी, लेकिन होता क्या है? सार्वजनिक। दूसरा होता है निजी। क्या जी? निजी, प्राइवेट, प्राइवेट बताया जाएगा ध्यान से अपनी बात। हम इस स्वभाव के हिसाब से हमारा तृतीय, हमारा हर चीज नियम कानून फिक्स है। किसमें? संगठित। इसमें सरकारी है कि निजी है? निजी। हाँ प्राइवेट, हम तो किसमें? प्राइवेट, निजी है। कोऑपरेटिव, संयुक्त, संयुक्त को कहते हैं पब्लिक मतलब सरकारी, प्राइवेट मतलब निजी। सरकारी को हम क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर। क्या कहेंगे? पब्लिक सेक्टर। और निजी को प्राइवेट सेक्टर। और ये दोनों मिल जाए तो पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसी कहेंगे संयुक्त। तो जब सरकारी पटना मेट्रो है ना, कार्य कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, इसको ध्यान से समझिएगा। संयुक्त नॉलेज दे देती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास संसाधन होते हैं, गवर्नमेंट के पास हर चीज होता है। जैसे सुधा दूध है सरकारी सेक्टर में, अमूल दूध डेयरी है, आप भी अपना कोई डेयरी डालना चाहते हैं तो सरकार आपको सरकारी सेक्टर की मान्यता देगी, कोऑपरेटिव की। सरकार बताएगी देखिए किस गाय भैंस में ज्यादा प्रॉब्लम आता है, किस गाय को पालिएगा तो साल में उसको पालने का कितना खर्चा आएगा, कितनी बीमारियां आती हैं, कितनी होती है। आप XYZ कुछ भी बनाइए दुनिया का, सबसे पहले आपको पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा को हम इकोनॉमी की भाषा में कैपिटल कहते हैं। क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे, हिंदी में इसे पूंजी कहते हैं। याद रखिएगा ये क्या है? पैसा है। क्या है? पैसा। बिना इन्वेस्टमेंट, अब किसी किसी चीज में कैपिटल इन्वेस्ट ज्यादा लगता है, किसी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम लगता है। अच्छा मान के चलिए किसी को चिमनी खोलना, ईंटा का चिमनी, तो उसका कैपिटल ज्यादा है कि नहीं? शॉर्टकट में कैपेक्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कैपेक्स क्या हो जाएगा? ठेला खोलना, भूमि। क्या चाहिए? भूमि। बिना जमीन उत्पादन करिए कहां से? कुछ भी चीज है चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसका कोई ना कोई ऑफिस तो जरूर होगा। क्या एम्प्लॉय कीजिए, बात बराबर है। जो मेहनत करे या तो लेबर कहिए या तो फिर एम्प्लॉय कहिए उसको, जो काम करेगा। यहाँ पे कहेंगे क्या कहेंगे? उद्यमी, उद्यमी या एंटरप्रेन्योर, उद्यमी या जिसका ये सब कुछ है, मालिक नहीं रहेगा काम खत्म। नहीं रहा उत्पादन के कितने कारक? 4 कारक होते हैं। समझ गया? कोई जरूरी है कि सबके पास अपनी पूंजी हो, सबके पास कोई जरूरी नहीं कि अपनी पूंजी वाला ये रोजगार। जब उत्पादन के इन चारों कारकों पे सरकार का नियंत्रण रहता है यानी सरकार का स्वामित्व रहता है तो उस कंपनी को हम सरकारी या सार्वजनिक कहते हैं। सरकारी या सार्वजनिक कहते हैं। देखिएगा हम लोग व्यवहारिक भाषा में जिसे सरकारी कहते हैं, क्या कहते हैं? सरकारी यानी गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट। बट एक्चुअल में इसे हम लोग क्या कहा जाता है? सार्वजनिक। सार्वजनिक हम लोग क्या, रियल नाम क्या है? सार्वजनिक। अंग्रेजी में पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। तो हम जिसे सरकारी कहते हैं वही क्या है? पब्लिक सेक्टर। तो इसमें क्या होता है? उत्पादन के चारों कारकों पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का। जैसे आप देखिए रेलवे में पूंजी किसकी? सरकार की। जमीन नौकरी करने वाले श्रमिक मालिक उसके सरकार। समझा कि नहीं गया? तो सारा का सारा क्या हो गया? रेलवे सार्वजनिक हो गया। क्या हो गया? सार्वजनिक हो गया। सरकार का नियंत्रण हो तो उसे सार्वजनिक कहते हैं। सार्वजनिक कहते हैं। उत्पादन के सभी कारकों पर यदि किसी निजी व्यक्ति का हाथ हो तो उसे क्या कहते हैं? निजी सेक्टर या प्राइवेट। निजी या प्राइवेट, किसी को दिक्कत? निजी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। समझ गया? जैसे सरकार कोई प्राइवेट कंपनी पूंजी लगा दे, सरकार अपनी जमीन दे दे, ये पूंजी लगा दे, ये जमीन दे दे, अब 50-50 पार्टनर कर ले, 60-40 कर ले, जितना हिसाब से जो भी ऑन बिजनेस डील होगा उस हिसाब से उनको प्रॉफिट का मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। पूंजीवादी पूरा देश अगर क्या हो जाए? पूंजीवादी हो, कैपिटलिस्ट हो जाए। क्या हो जाए? कैपिटलिस्ट हो जाए। क्या हो जाए?
कैपिटलिस्ट, उसे हम क्या कहेंगे समझिए। जैसे अमेरिका, सरकार का कुछ होता ही नहीं है, सारा चीज पूंजी, किसका पूंजी लगा होता है? प्राइवेट, निजी जगह, उसमें ज्यादातर चीजें क्या हो जाती है? पूंजीवादी हो जाती है। सरकार केवल देश हित वाला काम करती है, जैसे नासा सरकारी है, सेना सरकारी है, नेवी सरकारी है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसमें सारा का सारा चीज क्या हो जाता है? प्राइवेट हो जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सारा का सारा क्या हो जाता है? प्राइवेट हो जाता है। ये क्या था? सोशलिस्ट था। इसमें समाज का ध्यान रखा जाता है। इसमें चीजें क्या होती है? सरकारी। क्या होती है? सरकारी। भारत पहले क्या था? समाजवादी। भारत पहले क्या था? समाजवादी। समाजवादी सब चीज कौन देखेगा? सरकार। सरकारी बस झंझन की पब्लिक सेक्टर की भी चीजें रहती है। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? सरकारी, और प्राइवेट सेक्टर भी रहती है। तो भारत क्या है? दोनों है। आप देखिए हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल भी है, समझा कि नहीं? वुमन स्टूडेंट्स को क्या लगता है ना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही डुअल इकोनॉमी कहते हैं। ऐसा नहीं है। डुअल इकोनॉमी एक अलग है, मिश्रित इकोनॉमी अलग होती है। डुअल इकोनॉमी उसे कहते हैं जिसमें एक ही समाज, उसी देश में आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है और पुरानी टेक्नोलॉजी भी मिलती है। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में एक ही साथ न्यू टेक्नोलॉजी और ओल्ड टेक्नोलॉजी दोनों देखने को मिले तो उसे क्या कहेंगे? डुअल इकोनॉमी। अब मान लेते हैं कौन सा? मिश्रित इकोनॉमी। मिश्रित में सरकारी प्राइवेट मिला तो मिश्रित, और नया पुराना दोनों तकनीक मिला तो हां डुअल। भारत को देखिए, भारत किसमें जा रहा है? डुअल इकोनॉमी। हमारी गांव कंप्लीटली किसमें चली गई है? ओल्ड पे। और शहर न्यू पे। खेती भी देखिएगा, पंजाब एरिया में खेती जाके देखेंगे कंप्लीटली मॉडर्न हो गई है। क्या हो चुकी है? ओल्ड है। क्या है? ओल्ड है। समझ में नहीं आ गया? क्या चीज है? पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी सबसे खतरनाक होता है। पैरेलल इकोनॉमी जैसे सरकार है, लोन देने के लिए क्या है? बैंक है, लोन देने के लिए बैंक। लेकिन जब कभी भी काला धन बाजार में आ जाता है, लोग उल्टा सीधा देखिए ना, गांव वगैरह में लोग लोन देने लगते हैं ब्याज वगैरह के पैसा पे। ब्याज पर सब घरेलू, मतलब देश का घरेलू पूरा इंडिया हो जाएगा, पूरा इंडिया। तो भारत में एक साल में कितना चीज का उत्पादन हुआ? उसी क्या कहते हैं? जीडीपी। उसी क्या कहेंगे? जीडीपी। एक साल में कितनी चीजें करेंगे? तो मार एक पे टैक्स मारा, एक पे टैक्स मारा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। बता दुनिया का कुछ बचा जीएसटी में? ऑप्शन सी पे। ऑप्शन बी पे लिखा रहता है उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का मूल्य। जहां मूल्य होगा तो गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए? अंतिम मूल्य। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। आप सेवा समझ, जीडीपी में हमेशा क्या शामिल करते हैं? अंतिम मूल्य। केवल वस्तु दोनों को शामिल किया जाता है। तो जीडीपी वर्ष में देश के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का प्रोडक्ट, जीएनपी। ग्रॉस को हिंदी में कहते हैं सकल। सकल मतलब होता है टोटल, राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चलो वो दोनों चीज को समझे, दोनों एक भाई है। मतलब आपके यहाँ का उत्पाद मतलब प्रोडक्शन, जीडीपी। आप अपने यहाँ का जीडीपी निकाल लीजिए, कितना रुपए का जीडीपी होता है हर साल आपके खेत से, कितना रुपए का प्रोडक्शन होता है। ये आपके खेत का क्या हो गया? जीडीपी हो गया। जीडीपी में ना एक चीज याद रखिएगा, दो चीजों का होना जरूरी है। एक समय फिक्स रहना जरूरी है, इन्हें कि आप 2030 का 2005 का उत्पादन 2026 में जोड़िए, ऐसा नहीं हो सकता। जो साल है उसी साल का जीडीपी निकालेंगे। कोई पिछले साल या अगले साल का जीडीपी का अनुमान लगा सकते हैं कि अगले साल में कितना उत्पादन होगा, लेकिन जीडीपी नहीं है। रेडी? आप बिहार का निकालेंगे तो घरेलू का क्या हो जाएगा? बिहार। झारखंड का निकालेंगे तो झारखंड। तो घर प्रोडक्शन में हम केवल वस्तुएं रखेंगे या सेवा भी? हाँ दोनों, सेवा और वस्तु दोनों रखेंगे। सेवा और वस्तु दोनों रखेंगे, समझा? सॉफ्टवेयर कंपनी और वही अगर हार्डवेयर कंपनी। एसी क्या है? वस्तु है। एसी क्या है? हम क्लास ले रहे हैं, सेवा। हम एक पीडीएफ दे देंगे वो वस्तु है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? सेवा है। मुख्य रूप से सेवा। ब्यूटी पार्लर में गए, सेवा है, सामान पूंजी करके देगा आपको। सैलून में गए, दे दिया। कंपनी ने 200 रुपए का उत्पादन। किसी को दिक्कत? अब ये बताओ, जीडीपी में हम देश के अंदर उत्पादित हर एक चीज को रखते हैं, चाहे वो हमारा है या हमारा नहीं है। अब बताइए, टाटा कंपनी 600 का उत्पादन किया, सैमसंग ने 200 कंपनी। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग विदेश में काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं एनआरआई। तो बताइए यहाँ जीडीपी कितनी हो गई? जीडीपी कितनी हो गई? 6 2 800। क्या हम इसमें विनोद का शामिल करेंगे? कभी नहीं शामिल करेंगे विनोद का। जैसे देश की सीमा गई, जीडीपी से बाहर चला गया। जीडीपी में आपका अपना है, हमको पता है कि विनोद जो यूएई में कमाया है पैसा हम ही को भेजेगा। विनोद जो कमाया वो कहां भेजेगा? इंडिया में ही भेजेगा। विनोद जो पैसा कमाया कहां भेजेगा? इंडिया में। लेकिन विनोद का पैसा हम इंडिया की जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। हम अगेन बोलते हैं आपके खेत के बगल में पड़ोसी जो है, उसका खेत का आलू का उत्पादन अपनी जीडीपी में नहीं रख सकते हैं। तो विनोद भारत का ही है। कितना कमाई? 200 रुपया यहाँ कमाई। क्या साउथ कोरिया में सैमसंग का ये 200 कमाई वहां की जीडीपी में जुड़ा होगा? नहीं, यहाँ की जीडीपी में जोड़ दिया। अब आपको अखड़ रहा होगा, एकदम लहर रहा होगा, बिल करेंगे। सैमसंग शामिल किया कि नहीं किया? तो विदेशी कंपनियों को भी शामिल करेंगे जीडीपी में, विदेशी कंपनियों को भी शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? विदेशी कंपनी, बस भारत कंपनी कोरिया में जो उत्पादन की होगी वो भारत की हमारे काम आने वाला है। ये हमारा घरेलू उत्पाद है, लेकिन हमारे राष्ट्र का नहीं है। हमारे राष्ट्र का नहीं। अगर हमें अपने राष्ट्र का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने जीडीपी में से सैमसंग वाले को बाहर करना पड़ेगा और विनोद वाले को अंदर करना पड़ेगा। विनोद वाले को अंदर करना पड़ेगा, तो वो हमारा जो है घरेलू उत्पाद किसमें बदल जाएगा? राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू उत्पाद किसमें बदल? राष्ट्रीय। बाकी विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए लगाया जाता है जीडीपी। जीडीपी में से विनोद का जोड़ दे और सैमसंग वाले को घटा दे। एक सामने मान लिया विनोद और वाई मान लिया सैमसंग। एक्स मान लिया विनोद, वाई मान लिया सैमसंग। अरे मानने के लिए कुछ भी सैमसंग उत्पाद बदल गया। मतलब हमारे देश के ज्यादा काम में कौन आएगा? जीडीपी या जीएनपी? अरे उसको सैमसंग लेके उठा के लेके जाएगा। यहाँ पे हमारा जीडीपी कितना है? 800। तो जीएनपी निकालो तो। पहले तो जीडीपी लिखना होगा। जीडीपी कितना है? 800 प्लस कितने रुपए का? डिप्रिसिएशन 13 रुपए का। अब आप बताओ, हम अगर इस डिप्रिसिएशन को शामिल नहीं करेंगे तो हमारा जो जीडीपी निकलेगा वो ग्रॉस वैल्यू निकलेगा, नेट वैल्यू नहीं निकलेगा। नेट वैल्यू अगर निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखिए 800 क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब टोटल कितना उत्पादन हुआ है, लेकिन टूट फूट भी कितने का हुआ है? 13 का। तो अगर हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जीडीपी में से हमें मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन घटाना होगा। डिप्रिसिएशन घटाना होगा, तो जीडीपी 800, डिप्रिसिएशन 787। डिप्रिसिएशन कोई भी चीज में से अगर आपको ग्रॉस यानी टोटल दिया है, उसमें से अगर आपने डिप्रिसिएशन घटा दिया तो किसका वैल्यू निकलती है? नेट वैल्यू। कौन सी वैल्यू? नेट वैल्यू। कौन सी वैल्यू? देखिए देश के अंदर चाहे जो हो रहा है वो करता है। लेकिन जब हम बात करेंगे जीएनपी की, तो जीएनपी में ग्रॉस केवल नेशनल प्रोडक्ट है, इसमें तो सैमसंग शामिल नहीं है। तो जब हम इसमें से मूल्य ह्रास घटाएंगे तो सैमसंग वाला मूल्य ह्रास हम काय को घटाने जाएंगे? हम काय को घटाने जाए सैमसंग का, क्योंकि ये नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट में आपका सैमसंग आएगा तो इसका मूल्य ह्रास आएगा। इसमें केवल मूल्य ह्रास किसका आएगा? टाटा का। तो बताइए 650 जीएनपी है और टाटा का मूल्य ह्रास 10, तो 640। कोई बहुत बड़ा झमेला तो है नहीं यहाँ पे। डिप्रिसिएशन प्रोडक्ट, इसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा? अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो नेशनल प्रोडक्ट का पहले हमें ग्रॉस वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से क्या करना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन। क्या करना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन। समझ में नहीं? डिप्रिसिएशन क्वेश्चन पूछा था कि जब हम, सुनिए ध्यान से, जीएनपी में से
ग्रॉस वैल्यू ज्यादा होती है, अमूमन ज्यादा ही होगी यहाँ पे जेन्युइन केस। आपको सोचा कोई टूट-फूट हुआ ही नहीं तो बराबर हो जाएगा, अगर टूट-फूट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा बराबर। लेकिन आपको क्या लगता है संभावना ऐसा है, कुछ कीजिएगा टूट-फूट पक्का होने ही वाला है। टूट-फूट नहीं हुआ तो मूल्य ह्रास हो जाएगा। मूल्य ह्रास कैसे होगा समझिए ध्यान से। एक मुर्गी 20 अंडा दी, तो मुर्गी का जीडीपी एक अंडा नहीं फूटा लेकिन एक अंडा छोटा रह गया, तो उसका मूल्य ह्रास हो जाएगा, उसका छोटा अंडा हो जाएगा, तो कहेगा ए नाबालिग मुर्गी, मूल्य ह्रास बचेगा। क्या बचेगा? मूल्य ह्रास। ग्रॉस में अगर हम नेट घटा दे तो क्या बचेगा? जैसे ग्रॉस था ये क्या 20 मुर्गी टोटल मेरी थी, तो मान के चलिए मेरा नेशनल प्रोडक्ट हो गया, उसमें कोई विदेशी मुर्गी रहती तो दिक्कत अलग था। और उसमें से एक को क्या हो गया, छोट निकल गया, तो 19 को हमारा नेट वैल्यू निकला, एक को छोट निकला, तो 20 में से 19 घटा देंगे तो डिप्रिसिएशन एक। तो ग्रॉस में से जब नेट घटाते हैं तो क्या बनता है? डिप्रिसिएशन। या फिर ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन घटाते हैं तो क्या बनता है? मूल्य ह्रास। नहीं तो डी को इधर भेजिए, एन को इधर लाइए। ग्रॉस में से नेट घटाते हैं तो क्या बनता है? डिप्रिसिएशन। नहीं होता जी, ये तो बच्चों का खेल है। यहाँ पे जीडीपी जीएनपी का फार्मूला क्या होता है बबुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, यही ना था। यहां तक में तो किसी को दिक्कत नहीं है। नहीं है यहाँ पे। एक बात बताइए कि अगर जीडीपी की बात करते हैं जैसे नॉर्थ कोरिया की तो नॉर्थ करने जाता है ना, काम करने कोई नॉर्थ कोरिया से आता है, तो इसका ये शुद्ध साधन आए ये क्या रहता है? जीरो। तो अगर कोई अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह का प्रतिबंध लग गया तो उसका जीडीपी जीएनपी किसके बराबर हो जाएगा? जीडीपी के बराबर हो जाएगा। समझ गया? क्योंकि कोई विदेशी कंपनी उसमें जाएगी नहीं और ना ही कोई उसके नागरिकों को लेगा। जैसे यहाँ देखिए ना, नहीं हम किसी विदेशी कंपनी को आने दे, तो इस कंडीशन में जीएनपी बराबर हो जाएगा जीडीपी। लेकिन यह अच्छी बात नहीं है, इसे हम प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था कहेंगे, प्रतिबंधित या फिर बंद अर्थव्यवस्था, बंद या प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था कहेंगे। एक और रीजन है जिसमें दोनों बराबर हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा उसको। जीएनपी क्या जी बाबू? जीएनपी ये क्या होता है? जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, यही होता है ना। अगर सैमसंग कंपनी भी 200 कमा, विनोद भी 200 कमा ले और सैमसंग कंपनी भी 200 कमा ले, तो इस कंडीशन में भी जीएनपी जीडीपी के बराबर हो जाता है। ये खराब बात है? ये तो सुपर अच्छा बात है। तो चीज है इसी का, यही दो चीज है, इसी का आप खोल के निकालिए। कोई जरूरी नहीं कि टूटा चाहिए, रियल चाहिए। ये तो बस दिख रहा है जीडीपी बढ़ नहीं रहा है, तो रियल जीडीपी में क्या कर दिया जाता है जानते हैं? प्राइस फिक्स कर दिया जाता है कि हम 2020 में भी वही प्राइस रखेंगे, 2021 में भी वही रखेंगे, 23 में भी वही रखेंगे। जैसे हमने प्राइस फिक्स कर दिया कितना रुपया? 10 रुपये। प्राइस फिक्स कर दिया 10 रुपया, क्या कर दिया? 10 रुपया। अब प्राइस फिक्स करने के हिसाब से हम आप प्रोडक्शन चाहे जितना कीजिए, चाहे जिस वर्ष कीजिए, हम प्राइस फिक्स कर दिए 10 रुपया। आप बताइए 2020 की जीडीपी 100 और 2021 की जीडीपी हमेशा हमको प्राइस कितना लेना है? 10 से लेना है, तो कितना हो गया? 80। और 2021 की जीडीपी क्या हम 20 लेंगे? 15 कितना? 70। जीडीपी बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो ये दोनों का दोनों क्या है? जीडीपी है। अंतर बस ये है कि ये जीडीपी रियल जीडीपी और ये जीडीपी नॉमिनल। क्या है? नॉमिनल। तो हमें कौन सी जीडीपी चाहिए? हाँ, तो रियल जीडीपी प्राप्त करने का एक सिंपल तरीका है कि हम किसी एक साल के दिए गए 10-15 सालों में से किसी एक साल के प्राइस को हम आधार मान लेते हैं, फिक्स मान लेते हैं और उसी के हिसाब से तुलना करते हैं, तो हमें रियल एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। हम 2011 के प्राइस को फिक्स मानते हैं, 2011 के प्राइस को फिक्स मानते हैं। अगर आज हमारे यहाँ कोई चीज का उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन गुणे प्राइस कब तक किएंगे? 2011 का। कब का? भाग देके 100% से गुणा निकाल 100% कर देते हैं, तो इसे जीडीपी डिफ्लेक्टर कहते हैं। कितना चेंजिंग है? डिफ्लेक्टर मतलब चेंजिंग, कितना चेंजिंग है। अब किसी भी चीज का, अब देखिए इसको हटा दें, जीडीपी गुणे 100% कर दिया, बताइए कितना डिफ्लेक्टर है? नहीं, 100% मतलब बराबर, 100% मतलब बराबर। अब यहाँ आइए, नॉमिनल जीडीपी 120 और रियल जीडीपी 80 गुणे, अब निकालिए 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 150%, 150 आ गया। सबसे अच्छा कब हो जाता है समझिएगा ध्यान से। जैसे इसके पहले कितना आया था? 100 और 100, 100 बटा 100 गुणे 100, इससे कर दिया तो केवल क्या बचा था? 100%। तो देखिए जब कभी हम बेस ईयर पर, ध्यान से समझिएगा, जब कभी हम बेस ईयर पर जीडीपी निकालेंगे तो जितना नॉमिनल जीडीपी होगा उतना ही रियल जीडीपी होगा। बेस ईयर पर नॉमिनल जीडीपी उतना ही होगा जितना रियल जीडीपी। बाकी साल पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बाकी साल पे क्या हो जाएगा? चेंज। अच्छा एक बात बताइए ना, महंगाई हमेशा के लिए क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो जितना नॉमिनल रहेगा उतना ही रियल रहेगा। क्योंकि नॉमिनल में क्या शामिल कर देते हैं? महंगाई। अगर महंगाई बढ़े ही ना, पेन प्राइस जो 10 रुपया था अगले साल भी 10 रुपया रहे, उसके बाद भी 10 ही रुपया रहे, तो जो वैल्यू आएगी नॉमिनल की वही वैल्यू रहेगी रियल की। क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइस 4 चीजों पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्राइस का रैंकिंग 5th, हां 5th, पांचवा, और 9 ट्रिलियन से लेकर 11 ट्रिलियन के बीच में डिफर कर रहा है। तो कभी 9 हो जाता है, कभी 9.5, कभी 10, कभी 11। समझ गया? तो आप अगर 11 मानते हैं तो हम लोग तीसरे नंबर पे। कितने नंबर पे? तो बताइए रियल जीडीपी के हिसाब से दुनिया में भारत की रैंकिंग 5 और पीपीपी के मामले में यानी हमरा से आगे दुइये को है सब, चाइना और अमेरिका। अब ये क्या नया नौटंकी है? फैक्टर कौन से फैक्टर है? सबसे पहले आती है भूमि। भाई पहले तो आपको जमीन चाहिए, पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, श्रम चाहिए, लेबर चाहिए, श्रम, और उद्यमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उद्यमी, जिसके पास पूरी आइडिया हो, एग्जीक्यूशन का प्लान हो, ये सब उसी के पास क्या होना चाहिए? उद्यमी होना चाहिए। उसी का एग्जीक्यूशन तगड़ा होना चाहिए। यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा देगा तो मतलब भूमि के प्राइस पर है कोई भी चीज क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर प्राइस जो था उसका, फैक्टर प्राइस या फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइस, इसमें से हमें टैक्स घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉरी, मार्केट प्राइस में टैक्स क्या था? जुड़ गया था, टैक्स जुड़ा था ना जी। फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ देते हैं? टैक्स। और क्या घटा कम करने के लिए सब्सिडी जोड़, क्या कर देते हैं? सब्सिडी। तभी हमको क्या मिलता है? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में या तो बढ़ा हुआ टैक्स मिलेगा, घटा हुआ सब्सिडी। तो हमें जो चीज मार्केट प्राइस मिल रही है वो ओरिजिनल प्राइस नहीं है। क्या वो ओरिजिनल प्राइस है? तो हमें अगर हमारे पास हमारे लिए ओरिजिनल प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस होता है या फैक्टर कॉस्ट होता है? ओरिजिनल तो क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस का सरकार कभी टैक्स बढ़ा देगी, कभी टैक्स घटा देगी, कभी सब्सिडी देगी, कभी सब्सिडी नहीं देगी। यानी मेनली जो कंपनियां होती है, फैक्ट्री होती है, वो अपना मुनाफा और अपना घाटा वो मार्केट प्राइस पे जोड़ती है, फैक्टर कॉस्ट पे। बाकी मार्केट प्राइस उसके हाथ में नहीं, गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाएगी, कितना सब्सिडी देगी, नहीं जोड़ पाती आप। या तो उसमें टैक्स प्लस हुआ होगा या सब्सिडी माइनस हुई होगी। दोनों में से कोई एक जरूर हुआ होगा। दोनों का दोनों नहीं, लेकिन कोई ना कोई एक तो होगा। समझा कि नहीं? अच्छा, दोनों भी हो सकता है। टैक्स लगा देंगे, सब्सिडी दे देंगे। टैक्स दिया, पूंजी कितना लगाया है, श्रमिक अपना वेतन लेगा वहां पर, उद्यमी है वो अपना लाभ देखेगा। 10 रुपया में मान के चलिए किसान से गेहूं खरीदा है 20 रुपया, तो आपको बेचेगा 22 रुपया। अगर 25 खरीदा तो आपको 27 रुपया बेचेगा। यहाँ पे अब आपसे सवाल पूछते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। आपको पता है कि फैक्टर कॉस्ट होगा, टैक्स प्लस हुआ होगा, सब्सिडी माइनस हुई होगी। यही ना होगी। एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाला इतना खतरा है, ये ऐसे नहीं देगा। देखो क्या होता है, लो मार्केट प्राइस माइनस टैक्स, अब माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं?
क्या करना पड़ेगा? माइनस टेक्स, क्योंकि टेक्स वाला रेट हमें रेट फैक्टर कॉस्ट का मतलब जेन्युइन रेट, फैक्टर कॉस्ट मतलब जेन्युइन रेट, और मार्केट प्राइस का मतलब जेन्युइन रेट नहीं है, बढ़ाया घटा हुआ रेट। इसे बढ़ाया कौन था? टैक्स, तो वापस लाइए टैक्स, और घटाया कौन था? सब्सिडी, तो खींच के लाइए सब्सिडी, तो प्लस सब्सिडी, प्लस सब्सिडी था जो नीचे गया था, प्लस कर दिए तो बराबर हो गया, अब ऊंचा हो गया, नीचे ला दिया हो गया। तो अगर मार्केट प्राइस हमको किसी चीज का पता है, उसमें से टैक्स घटा दे और सब्सिडी जोड़ दे, तो भाई उसका क्या हो जाएगा? हां, फैक्टर कॉस्ट। कोई दिक्कत? अब इसमें आप जीडीपी जोड़, क्या जोड़ दीजिए? जीडीपी हो गया। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। अच्छा, पहले जीडीपी लिख देते तो पगला जाते लोग, पहले जीडीपी लिख देते हैं पगला जाता है। क्या होता है? अब हमें चाहिए डिस्पोजेबल इनकम, इसे मॉनेटरी इनकम कहते हैं, मॉनेटरियल इनकम। अब दूसरा होता है आपका प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय को हम लोग कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है कि आपको जो मौद्रिक आय मिला था, कौन सा मिला था? मौद्रिक आय, ये तो आपको मिला था पैसे के रूप में, इसमें से जब आप अपना टैक्स दे देते हैं, टैक्स को घटा देते हैं, तो क्या हो जाता है? प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। एक्चुअल में यही इनकम आपका अपना है, डिस्पोजेबल इनकम। ये आपका अपना नहीं है, जब तक गवर्नमेंट आपको कमा रहा है तो गवर्नमेंट टैक्स नहीं ली, तो आपका मौद्रिक आय ही आपका डिस्पोजेबल इनकम है। लेकिन जब आप अपने मौद्रिक आय में से ठीक-ठाक कमाने लगे, तो आपको टैक्स देना मजबूरी है, टैक्स देना मजबूरी है, मैंडेटरी है, सब है, आपको टैक्स कैसे नहीं दे सकते हैं, संभवतः इकोनॉमिक्स में। तो क्या हो गया? डिस्पोजेबल। मौद्रिक आय आपका आय नहीं है, अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो आपका डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगा? मौद्रिक आय, और वही कहलाएगा ब्लैक मनी। क्या कहलाएगा? अगर टैक्स नहीं दिए आय। वास्तविक आय को हम क्या कहेंगे? रियल इनकम, रियल इनकम, रियल इनकम। ये सब इनकम है, सबके आगे इनकम आप जोड़ते रहेंगे, रियल इनकम। अब आपके पास क्या हो गया? प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय मतलब आपने टैक्स दे दिया, प्रयोज्य आय हो गया। अब आपने टैक्स दे दिया, टैक्स दे दिया कि नहीं दे दिया? लेकिन अगर आपके पास कुछ देनदारी है, क्या है? देनदारी मतलब आपको किसी को कुछ पैसे देना है, कर्जा लिए होंगे, पुराना बकाया होगा, बैंक का ईएमआई जा रहा होगा, या तो बच गया आपके पास वास्तविक आय। आपके काम में कौन सा आय? हाँ, वास्तविक आय। सपोज कीजिए कि आपने कमाया 1 लाख, कितना कमाए? सरकार ठोक दिया 30% टैक्स, तो 1 लाख का 30% माइनस 30%, 30%, क्योंकि 30% क्या है? टैक्स है। अब 12 लाख रुपया सालाना पे चल जाएंगे, क्योंकि सरकार आपको क्या जोड़ती है? सालाना। आप एक मॉनेटरियल इनकम, मॉनेटरियल इनकम आईसी लिख दें इनकम से। दूसरा हम आपको बताए थे प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। फिर हम आपको बताते हैं कि यदि आपने कर्जा लिया है तो फिर आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा, ईएमआई के तौर पे देनदारी, जिसको आपको चुकाना है, देना है, देनदारी। तो उसे बताते हैं वास्तविक आय, वास्तविक आय, वास्तविक आय, अंग्रेजी में रियल इनकम, रियल इनकम। यही तो हमारा, यही काम आता है मेनली, रियल इनकम। अगर आपने कर्जा वगैरह नहीं लिया है तो डिस्पोजेबल इनकम और रियल इनकम बराबर होगा। लेकिन आपको अगर टैक्स देंगे, जैसे जो सैलरी मिलेगा, टैक्स दे दिए तो डिस्पोजेबल, कर्जा ईएमआई देनदारी दे दिए तो वास्तविक। समझ गया? अगर आपने पैसा कमाया, आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो मॉनेटरियल इनकम में कम। लेकिन अगर टैक्स के दायरे में है तो आपको देना पड़ेगा डिस्पोजेबल, और अगर आप ईएमआई या फिर कर्जा नहीं है तो ये भी नहीं होना पड़ेगा। कर्जा दिए तो रियल इनकम, टैक्स भरे तो डिस्पोजेबल। अब जैसे कोई किसान है, उस पे टैक्स नहीं है, खेती पे टैक्स नहीं, और उसने सपोज कीजिए कर्जा भी नहीं ले रखा है, तो जो इसका इनकम होगा वही उसका मौद्रिक आय है। टैक्स नहीं लगेगा तो वही उसका डिस्पोजेबल इनकम है। कर्जा नहीं लिया है तो वही उसका रियल इनकम। लकी ऐसा हकीकत नहीं है, सबसे लगती है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। देखिए, कोई भी समाज खुशहाल तभी रहेगा ना जब उसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो। मतलब हर इंसान कितना कमा रहा है। सपोज कीजिए कि आपके पिताजी 10,000 रुपए कमा के लाए, और आपके घर में 10 लोग हैं, दादा दादी हो गए, मम्मी पापा, 4 को तो यही लेके चल गए लोग। राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, जनसंख्या, परिवार का राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम निकला है, तो परिवार की आय बटा परिवार की संख्या। तो अब आप किसके परिवार में कितना लोग हैं क्या पता है? प्रति वर्ष, ईयरली आता है। क्या होता है? ईयरली, वार्षिक करने की कोशिश दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1876 के समय दादा भाई नौरोजी ने इस पर गणना करना प्रारंभ किया था, और दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि हमारा प्रति व्यक्ति आय बहुत घटता जा रहा है, और प्रति व्यक्ति आय जो है दादा भाई नौरोजी, किसने? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इन्होंने 69 से 76 के बीच में राष्ट्रीय आय की जब गणना किया तो 20 रुपया था। राष्ट्रीय आय कितना था? 20 रुपया सालाना। राष्ट्रीय आय तो सालाना ही निकाला जाता है। अब उस समय देखिए, आपको भले कम लगेगा, लेकिन आज से ये 100 साल पहले की बात है। और 1876 तक इन्होंने लगातार प्रयत्न किया था कई चरणों में, ठीक है? तो 1869 में आप सीधे लिख दीजिएगा। आय विधि, जितने भी घटक हैं सबके आय को जोड़ दीजिए, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, जितना कमाए हैं सब जोड़ दीजिए, वो भी क्या हो गई? आय विधि। आय विधि होती है, एक होती है व्यय विधि, जितना खर्चा किए हैं और जितना बच गया उसको जोड़ दीजिए, क्या हो गया? व्यय विधि। कौन विधि? एक होता है उपभोग विधि, उपभोग विधि, एक होता है उत्पादन विधि, उत्पाद विधि, और एक होता है आपका मूल्यवर्धन विधि, वैल्यू एडेड मेथड, मूल्यवर्धन विधि, मूल्यवर्धन विधि। अब देखो बाबू, हम लोग राष्ट्रीय आय निकालते हैं किस विधि? उत्पाद विधि पे। किस विधि पे? उत्पाद। सब कोई काम का तो है नहीं, लेकिन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। राष्ट्रीय आय समझ में आ गया? सॉरी, हमारे देश के काम में जीडीपी ज्यादा आता है जीएनपी। हम आपको खुला ऑप्शन देते हैं, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा उत्पाद विधि से आप किसको रखना चाहते हैं? जीडीपी को मन रखना चाहते हैं, जीएनपी को रखना चाहते हैं, या एनएनपी को रखना चाहते हैं? हाँ, तो टूट फूट भी निकाल दिए। इसको तो किसी कीमत नहीं रखेंगे, हाथी का दांत दिखाने के लिए। ये जीएनपी रख सकते हैं, लेकिन जब एनएनपी आई है तो एनएनपी रखें। ग्रॉस वैल्यू से तो हमेशा अच्छा होता है नेट वैल्यू। तो बताइए, उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय जब हम निकालते हैं तो एक्चुअल में हम क्या निकालते हैं? एनएनपी। क्या निकालते हैं? एन। तो एन राष्ट्रीय आय उत्पाद विधि से क्या दर्शाता है? एनएनपी। क्या दर्शाएगा? एनएनपी। क्या दर्शाता है? एनएनपी। अब आपको पढ़ा दिया था इससे पहले, एनएनपी को ही दर्शाता है। अब इसमें बताइए, हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं या मार्केट प्राइस पे? किस पे? मार्केट प्राइस पे। जो जीडीपी पे प्राइस जोड़ा जाता है, जो भी किसी चीज को हम सामान खरीद रहे हैं, आप बताइए पानी बोतल ही हम खरीद रहे हैं, तो क्या ये फैक्टर कॉस्ट मिल रहा है या मार्केट प्राइस? फैक्टर प्राइस पे क्या मिलेगा? गवर्नमेंट को साइड कर दीजिए, फैक्टर क्या हो जाता है? फैक्टर कॉस्ट। क्या हो जाता है? फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में कितनी चीज? 4, भूमि, श्रमिक, वही जो ब्याज, उद्यमी, यही सब आते हैं। तो बताइए, हमारा जो राष्ट्रीय आय है, बताइए ध्यान से, हमारा राष्ट्रीय आय है, उसकी इन 5 विधियों में से उत्पाद विधि से जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो हम किस चीज की गणना कर रहे होते हैं? और उसे फैक्टर कॉस्ट पे जोड़ते हैं या मार्केट प्राइस?
हाँ मार्केट प्राइस में जोड़ते हैं ना। अब बताइए मार्केट प्राइस किस साल का? बेस ईयर का। मार्केट प्राइस भी किस साल का? बेस ईयर कि करंट ईयर का? हाँ या करंट ईयर में तो चल ही नहीं पाएगा, किस ईयर का? बेस ईयर। हमारा मार्केट प्राइस का बेस ईयर 2011 वही 11 12 मेनली आप 11 बोलिएगा, कितना? 11 मेनली 11 2011 12 दो ही साल मिलेगा, क्योंकि अप्रैल से स्टार्ट होता है मार्च तक जाता है। आपको परेशान करेगा, कहेगा राष्ट्रीय आय क्या होता है? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। क्या होगा? एनएन। और खखोर के पूछेगा तो राष्ट्रीय आय क्या होता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या एनएनपी एट मार्केट प्राइस? एनएनपी एट मार्केट प्राइस। इधर होगा 17 को 27 बोल दिएगा। अरे इतना ना जीडीपी जीएनपी हो गया, उसमें दो क्वेश्चन दिया, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट। 2015 से पहले हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे निकालते थे और अभी निकालते हैं मार्केट पे। अच्छा और क्वेश्चन टफ कर दे कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद विधि के तहत एनएनपी के द्वारा जो मार्केट प्राइस लिया जाता है वो करंट ईयर लिया जाता है या बेस ईयर? हाँ बेस ईयर। और बेस ईयर किस साल का? 2011 का। 2011। जितने बच्चों का क्लास छूटा है ना तो वो जीडीपी वाला एक बार लाइव में जाके देख लेना। नेशनल इनकम जो होता है, नेशनल इनकम एनएनपी मार्केट प्राइस होता है, तो मार्केट प्राइस का करंट मार्केट प्राइस या फिक्स मार्केट प्राइस? फिक्स होता है। कई बोले लड़की सब छोड़ दिया सॉल्व पढ़ाई पर। मार्केट प्राइस करंट ईयर या फिक्स ईयर? फिक्स ईयर कौन सा होता है? बेस ईयर। कौन सा बेस ईयर? 2011 2011 पीछे बोल रहा है चावल। तो हम किसे रखेंगे? अंतिम मूल्य। किसे? अंतिम मूल्य को रखते हैं। अंतिम मूल्य को रखते हैं कि नहीं रखते? क्या रखा जाता है कि मूल्य का वर्ध कितना मान बढ़ा है उसको भी रख सकते हैं। बताइए यहाँ कितना मूल्य बढ़ा है इन दोनों के बीच में? प्लस कितना हुआ है? 1000। और यहाँ में मूल्य वर्ध, हाँ 2000 क्या हुआ है? प्लस हुआ है। और यहाँ 1000 प्लस। देखो किस तरह से बच्चों को बेवकूफ बनाओ कैसे रखेंगे। तो अगर कोई भी बच्चा, आप लोग जो है इतने समझदार हैं कि कहेंगे सर प्राथमिक वस्तु मध्यमान वस्तु को नहीं रखते हैं क्योंकि इन सबका वैल्यू अंतिम वस्तु में इंक्लूड होता है, अतः हमारा यहाँ पे जो नेशनल इनकम आ रहा है वो आपका एग्जैक्ट 5000 आ रहा है, इसमें क्या खराब है? नहीं। अच्छा लेकिन अगर ऐसा एजुकेशन सिस्टम रहेगा तो हमारे देश के भी विद्यार्थी चाइना की तरह मूल्य में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो आटा 2000, गेहूं 2000 का था, आटा 1000, तो मूल्य में वृद्धि। अब यहाँ में मूल्य वृद्धि, आटा 3000, अब इसकी तो मूल्य में वृद्धि। तो मूल्यवर्धन विधि वैल्यू एडेड मेथड कहता है कि प्रारंभिक वस्तु का मूल्य जोड़ लीजिए, प्रारंभिक वस्तु का मूल्य जोड़ लीजिए और हर स्टेप में जितना मूल्य में बढ़ोतरी हुई है उसको भी जोड़िए। तो प्रारंभिक वस्तु 2000, यहाँ में वृद्धि 1000, अब फिर वृद्धि 3000, 2000 यहाँ हो गया, तो टोटल 2000 प्लस 1000 प्लस अब हो गया 5000। इसे कहते हैं मूल्यवर्धन विधि। पकड़ के खाइए होगा कैसे करेंगे? कैसे? स्टेप में हुआ मूल्य में वृद्धि, उसी क्या कहेंगे? मूल्यवर्धन। पहली वस्तु प्लस मूल्यवर्धन, मूल्य नहीं मूल्यवर्धन। भैया मूल्य तो यहाँ पे 3 पूछता है और एक उत्पाद विधि। उत्पाद विधि में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कब से? 2015। बाबा सुनो ध्यान से, पहले 2015 से नियम बदल के मार्केट प्राइस अब आने दो। मार्केट प्राइस जब हम निकालते हैं तो वो करंट ईयर या फिक्स ईयर? फिक्स ईयर किसे मानते हैं? बेस ईयर को। बेस ईयर का जीएक्स माइनस एम, टीआईजीएक्स माइनस एम। कितना हमने कंज्यूम कर लिया, कितना हमने इन्वेस्ट किया, कितना गवर्नमेंट उड़ा दी, कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया, समझा? सीआईजीएक्स माइनस एम, टीआईजीएक्स माइनस एम। सी मतलब कंज्यूम, आई मतलब इन्वेस्ट। निपटा दिया। बताते हैं कि क्या होता है जीएनपी, क्या होता है जीएन ना एनएनपी। एनएनपी किस प्राइस पे? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस होता है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस होता है। पढ़ा दिया था पहले, फैक्टर कॉस्ट पे होता था, अभी क्या होता है? मार्केट प्राइस। कोई दिक्कत है? टोटल उसका क्या हो जाएगा? इनकम हो जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आय क्या होता है? उत्पाद विधि से एनएनपी निकालते हैं, किस प्राइस पे? मार्केट पर। मूल्यवर्धन विधि से वैल्यू ऐड करते हैं। वैल्यू ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं? फर्स्ट प्राइस प्लस वैल्यू ऐड, वैल्यू ऐड कल पढ़ा दिया था ना, वैल्यू ऐड करते हैं। व्यय विधि पढ़ाना है, ये सब कोई विधि नहीं है। आय विधि में क्या है? सरकारी प्राइवेट जितना आय विधि। व्यय विधि जो है ये थोड़ा जरूरी है, ये होता है कितना हम कंजम्पशन किए, उपभोग कितना कर लिए, कंज्यूम। क्या होगा? कंज्यूम। कंज्यूम मतलब क्या होगा? कितना हमने उपभोग कर लिया। उपभोग क्या कर लिया उसी का इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट। पीछे वाले लड़के लोग जिनको दिख रहा है नहीं साइन होता है एमओयू। क्या हुआ? एमओयू। तो एमओयू में बस होता है कि हाँ हम इस चीज में सहमत है। जैसे आप ही कह देंगे कि हाँ हम एक अपने आप में एक खर्च ही है। उपभोग भी अपने आप में क्या है? खर्च है। उपभोग क्या होता है? वो खर्च होता है। इन्वेस्टमेंट इनकम होता है, आपका पास आया होता है, और गवर्नमेंट का एक्सपेंशन। तो सीआईजी प्लस आपने कितना चीजों को एक्सपोर्ट कर दिया। क्या किया? एक्सपोर्ट कर दिया। क्या किया? एक्सपोर्ट किया है। तो ये भी हमारे लिए क्या है? इनकम है। माइनस कितने रुपए का सामान इंपोर्ट किया है, माइनस देखा इंपोर्ट किया। तो ये ब्रैकेट वाला लगने के बाद दिमाग लगने लगता है, ज्यादा बड़ा कुछ लगने लगता है। इसको घटक का आय, इसमें निजी, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आएंगे। निजी कंपनी भी आएगी और सार्वजनिक भी आएगी। सार्वजनिक भी आएगी। सबकी इनकम को क्या जोड़ दीजिए तो क्या कौन सी विधि हो जाएगी? आय विधि। अब बचत विधि में क्या होता है? उपभोग कितना किए थे, क्या किए थे? उपभोग कितना किए थे, अब बचत कितना किए हैं, मतलब कितना खा गए, कितना बचा लिए। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो इनकम नहीं आ जाएगा। जैसे 10 रुपया खा गए और 90 रुपया बचा लिए तो कमाए कितना थे? 100 रुपया कमाए थे। तो आई दो देसी विधि है, हिंदू विकास दर। हिंदू विकास दर, हिंदू विकास दर का संबंध राष्ट्रीय आय से। किसे? राष्ट्रीय आय से। नेशनल इनकम से हिंदू विकास, हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं है। अब जैसे हिंदू पेपर है तो क्या हिंदू लोग का संबंध राष्ट्रीय आय से। किसे? राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ करती है। कौन करती है? सीएसओ। तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करेगा? सीएसओ करते हैं। कौन करेगा? सीएसओ। तो राष्ट्रीय कितने जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? दिवस पर पीसी महालनोबिस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन दिवस मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे भारत के, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस, केंद्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। उसी का कारण किसको मिलता है? मार्केट प्राइस पे काम न मिलना बेरोजगारी है। दूसरा आपकी जो इच्छा है, इच्छा अर्थात योग्यता। योग्यता देखिए अमूमन हमारी इच्छा हमारी योग्यता से हल्की फुल्की डिफर करती है, लेकिन ज्यादातर मैच ही करती रहती है। अब कोई ऑटो चलाना जानता है तो उसकी इच्छा ऑटो की रहेगी, खूब से खूब जाएगा तो फोर व्हीलर जाएगा, दोनों एक ही कैटेगरी में जाएगा। लेकिन उसकी इच्छा ये नहीं करेगी कि पायलट हो जाए। लेकिन जहां वो पढ़ लिख लेगा, योग्यता अगर तुरंत सोचेगा कि हम भी क्या कर सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। लेबर फोर्स का मतलब होता है, लेबर को क्या कहते हैं? श्रम शक्ति। इसे हम क्या कहेंगे? श्रम शक्ति। श्रम लेबर मतलब श्रम, फोर्स मतलब शक्ति, श्रम शक्ति। और एक होता है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स हिंदी में कार्य शक्ति, कार्य शक्ति। देखिए हम जब भी बेरोजगारी की बात करेंगे तो पूरे देश की जनसंख्या को शामिल नहीं करेंगे। उधर जो 60 से ऊपर हो गए उनको छोड़ देंगे, बाल बुद्धू है सब इसको छोड़ देंगे। हम लोग को शामिल करेंगे क्योंकि जो रोजगार में है उसके वो भी लेबर है
और जो बेरोजगार है वो भी लेबर। लेकिन वर्क फोर्स में केवल उसी को शामिल करेंगे जो वर्क कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, बस वही क्या होगा, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स। तो भारत का लेबर फोर्स बड़ा या वर्क फोर्स बड़ा? भारत का क्या बड़ा है, लेबर। रोजगार में बहुत कम लोग हैं, ज्यादा संख्या बेरोजगार की हो गई है। किसी को कोई दिक्कत बेरोजगारी की? शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? इसमें योग्यता से कम नौकरी मिलती है। जितना योग्यता है उससे भी कम नौकरी मिलती है। जैसे अगर सपोज कीजिए कोई इंसान पीएचडी करने के बाद रेलवे ग्रुप डी में नौकरी कर रहा है, वो रोजगार में गिना जाएगा, लेकिन वो किस रोजगार? सेमी बेरोजगारी, जिसको हम कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ये क्या होती है भाऊ? एक खास मौसम में रोजगार मिलेगा और मौसम बदलेगा तो रोजगार बदल जाएगा। इसमें किसका प्रभाव पड़ता है? मौसम तथा मौसम का प्रभाव। मौसम का प्रभाव मतलब गर्मी बरसात से है, हाँ? किसे? मौसमी बेरोजगारी में साल के किसी महीने में बहुत रोजगार मिलेगा और फिर कुछ ऐसे महीने आएंगे जिसमें आपको रोजगार ही नहीं मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे दिवाली के समय में पेंटर खोज के देखिए। प्रछंद बेरोजगारी, डिस्टिंग्यूश अनएम्प्लॉयमेंट, क्या बोलते हैं इसे? डिस्टिंग्यूश अनएम्प्लॉयमेंट या छिपी बेरोजगारी। इसी को क्या कहेंगे? प्रछंद बेरोजगारी। समझे ध्यान से। प्रछंद भी काम में जरूरत से ज्यादा, जितना जरूरत है, जो जरूरत, हिंदी लिखना मैंने, रुको आप चुपचाप बोलो नहीं, जरूरत। इसका मतलब आप तो उसकी सीमांत उत्पादकता जीरो कर दिया, मतलब सीमांत मतलब लिमिटेड। अभी सीमांत उत्पादकता आपको समझा करता है, अपनी सीमांत उत्पादकता मजदूर की जीरो हो जाती है। सीमांत उत्पादकता मतलब मिनिमम, अगर हम किसी को निकाल भी दे तो उसकी उत्पादकता से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मजदूर की सीमांत उत्पादकता जीरो हो जाती है। आप लोग भी देखिए किस बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता जीरो होती है? साइक्लिकल बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या चक्रीय बेरोजगारी। देखिए, अगर किसी कंपनी या फैक्ट्री में मजदूर की संख्या थोड़ी सी ज्यादा भी रह जाती है तो वो कंपनी क्या करती है, उसे स्टॉक में रखी रहती है कि कभी ना कभी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनको हम यूज कर लेंगे। तो कई बार कंपनी भी जो होती है, अरे लेआउट, छटनी कहते हैं, क्या कहते हैं? छटनी। क्या कहता है? छटनी होने लगता है। आप सुने होंगे कि किसी कंपनी ने 1200 लोगों को बाहर कर दिया, सुनते आती है, तो उसके कारण कौन बेरोजगारी है? चक्रीय बेरोजगारी। खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? देखिए, इसमें तो मांग में कमी है, मांग खत्म ही हो जाए तो उसमें संरचनात्मक बेरोजगारी आती है। कौन सी बेरोजगारी? संरचनात्मक बेरोजगारी। एकदम मांग खत्म हो जाए, जैसे खटिया, रचनात्मक बेरोजगारी। बताइए, इसमें रोजगार मिला बट योग्यता के आधार पर नहीं मिला। इसमें कुछ महीनों में रोजगार मिला, कुछ महीनों में नहीं मिला। छिपी बेरोजगारी, एक्स्ट्रा मजदूर लगाता, एक्स्ट्रा मजदूर। बताइए, ये क्या था? मंदी की वजह से। अगर मांग में क्या आएगी? कमी, तो मंदी क्या हो जाएगी? ज्यादा, और कंपनी क्या हो जाएगी? लेआउट कर देगी। क्या कर देगी? लेआउट कर देगी। अब यहाँ देखते हैं संरचनात्मक। मांग क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। मांग क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ढांचागत परिवर्तन हो जाएगा, इतना ज्यादा चेंजिंग हो जाएगा कि मांग क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो बेरोजगारी देखने को मिलती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। बहुत कम समय के लिए होती है संरचनात्मक। ये एक्चुअली होती है टेक्नोलॉजी की वजह से। इसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी अगर आएगा तो कुछ ना कुछ बेरोजगारी लाएगा। तो कौन सा बेरोजगारी होता है? रचनात्मक बेरोजगारी। लेकिन ये शॉर्ट टर्म इसलिए होता है कि लोग धीरे धीरे उस टेक्नोलॉजी को सीख लेते हैं। जैसे पहले मोबाइल की दुकान में कीपैड वाले मोबाइल होते थे, सब समझा कि नहीं? बटन वाले मोबाइल। तो ज्यादातर इंजीनियर या ज्यादातर उसके मैकेनिक जो होते थे, रिपेयर करने वाले, वो कीपैड को टेक्नोलॉजी ही जानते थे, ले जाइएगा तुरंत बना देंगे। कीपैड वाला सिस्टम खत्म हो गया, बहुत कम बच गया कीपैड वाला। अब जितना आ गया है वो क्या हो गया? स्क्रीन टच हो गया। तो जो कीपैड वाले इंजीनियर थे या फिर जो उसके मैकेनिक थे, वो कुछ समय के लिए क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। लेकिन कितने समय के लिए? ज्यादा समय के लिए तो नहीं, उसकी मजबूरी, वो सीखेगा ही सीखेगा। धीरे धीरे सीख गया, स्टार्ट हो गया। तो कौन टेक्निकल पूरा भयानक चीज फाड़ के। अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है लेप्रोस्कोपिक। लेप्रोस्कोपिक में 3 जगह 4 जगह रॉड डालता है, तो में सीमांत उत्पादकता जीरो हो जाती है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मजदूर किसमें लगे होते हैं? और मंदी आती है जिस वजह से लेआउट होता है। कौन सा? चक्रीय बेरोजगारी। कौन सा? अब मांग एकदम खत्म हो जाएगा। कहेगा समग्र मांग के समाप्त हो जाने पर संरचना, या समग्र मांग के अभाव में संरचना, मांग कंप्लीट क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से। इसमें होता क्या है ना कि आप दूसरी नौकरी जब तक खोजते हैं ना, तो उसी समय जो बेरोजगारी होती है उसे क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी। जैसे आपका चक्रीय बेरोजगारी हुआ, किसी कंपनी ने आपको लेआउट कर दिया, 1-2 महीना लग गया आपको दूसरी कंपनी खोजने में, तो जो 2 महीने की बेरोजगारी थी वो क्या हो जाएगी? घर्षणात्मक सापेक्ष विधि। 2 विधियां गरीबी की हो गई। कौन कौन? निरपेक्ष और सापेक्ष। किसी को दिक्कत नहीं है? नॉर्वे के हिसाब से हम देखेंगे तो भारत गरीब में आ जाएगा। निकालेंगे तो निरपेक्ष क्या हो गया, और तुलना करके निकालेंगे सापेक्ष। कौन हो गया? सापेक्ष। अब इसमें गिनी गुणांक और लारेंज बकरा आएगा, उसको हम अभी समझते हैं। निरपेक्ष बेरोजगारी, इसमें ना अलग अलग संस्थाओं द्वारा अलग अलग मापक दिया गया, अलग अलग संस्था द्वारा मापक दिया गया कि इतने रुपए होने चाहिए तो आप गरीब नहीं है। तो कभी कैलोरी सिद्धांत दिया जाता है कि खाने के लिए इतना उपलब्ध है तो आप गरीब नहीं है। कभी पैसे का सिद्धांत दिया जाता है कि आप पता है 2021 के आंकड़े के हिसाब से $2 से ज्यादा कमा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? $2 से ज्यादा प्रतिदिन, प्रति महीना नहीं। $2 मैंने 160 रुपया करेगा। $2 मैंने कितना रुपया? तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर आप प्रतिदिन 160 रुपए खर्च करने की स्थिति में हैं तो आप गरीब नहीं है। प्रतिदिन कितना रुपए खर्च करें? 160 रुपए। सापेक्ष होती है, तुलनात्मक होती है। सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी एक फिक्स मापक निकालते हैं, फिक्स मापक निकाल देते हैं निरपेक्ष गरीबी के लिए, और सापेक्ष गरीबी के लिए क्या होता है? तुलना किया जाता है। इसमें क्या करेंगे हम? तुलनात्मक करते हैं। अलग है, तेंदुलकर समिति का अलग है, योजना आयोग का अलग है, सबका अलग अलग अपनी विधि है। आता है कि $2 प्रतिदिन अगर खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। $2 अगर प्रतिदिन खर्च किया तो गरीब नहीं है। अब तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर क्यों हैंग कर दे रहा है? ग्रामीण क्षेत्र के लिए 27 रुपए किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अब आप बताइए शहरी क्षेत्र में ज्यादा होता है खर्च या ग्रामीण क्षेत्र में? हाँ, शहरी क्षेत्र में 15 रुपया और 27 रुपया। 27 रुपया कहाँ के लिए? 27 रुपया ग्रामीण। रंगराजन समिति, रंगराजन, हाँ ये बहुत पहले का डाटा है। रंगराजन, भारत में कोई डाटा चेंज कौन सा होता है? हाँ, रंगराजन समिति ने कहा 47 रुपए और 32 रुपए। 47 रुपए और 32 रुपए शहरी क्षेत्र में। तेंदुलकर के हिसाब से शहरी क्षेत्र में इसमें 27 कितना हो रहा है? 47 रुपया अगर आप रंगराजन समिति तो आप गरीब नहीं। जबकि 2005 की तेंदुलकर समिति के अनुसार 33 रुपया शहर में और 27 रुपया गांव में अगर खर्च कर देते हैं तो आप गरीब नहीं है। ये कोई व्यवस्था है जी? उससे लाख गुना बेटर तो वर्ल्ड बैंक वाला है। तो कैलोरी मेथड कि हम कितने कैलोरी खाना खा लेते हैं, अगर आप एक टाइम बढ़िया से खा लीजिएगा ना तो आपको लगभग 2500 कैलोरी एनर्जी मिल जाती है। अगर पेट भर खाना खा लिए एक टाइम तो आपको लगभग कितना मिल जाती है? 2500। इनका क्या कहना है कि शहरी क्षेत्र में अगर 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी अगर कोई खा ले रहा है, ऊर्जा ले रहा है तो गरीब नहीं है। धन्यवाद प्रभु।
समिति के अनुसार 32 27 32 27, रंगराजन 47 32 32 नहीं 33 33 27 33 27 32, रंगराजन समिति 47 32 47 32, इतना तो दिमाग लगा लेंगे। शहरी क्षेत्र में खर्चा में ऊर्जा कम, गांव में ऊर्जा ज्यादा। 2100 और 2400, योजना आयोग के ऊर्जा कैलोरी माप के हिसाब से 2100 और 24, रंगराजन समिति के हिसाब से खर्चा 47, तेंदुलकर समिति के अनुसार 33। अब कुछ चीजें आपको ध्यान से समझिए, एक लारेंज वक्र है और गिनी गुणांक है। इससे क्वेश्चन पूछता है, आप समझ जाएगा क्या कितना जो धन दौलत जमीन जायदाद सब कितने लोगों के पास है? 10%। संसाधन लिखेगा, इनकम लिखे। अच्छा से क्या होना चाहिए बात समझो बाबू। 10% पॉपुलेशन के पास 10% का इनकम होना चाहिए, समझ रहे हैं? 20% पॉपुलेशन के पास 20% इनकम होना चाहिए, 30% पॉपुलेशन के पास 30% इनकम होना चाहिए। ये अच्छा भी दिया है कि नहीं है? सबके पास संसाधन और ये बराबर बराबर होना चाहिए। मतलब होता है कि दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों की वैल्यू बराबर। इससे बेहतर दुनिया में और कोई देश नहीं हो सकता जिसके पास सबके लिए क्या है? बराबर, सबसे सबके लिए बराबर। अपनी लाइन में लगाइए राशन कार्ड के लिए किसी। जब हम लारेंज वक्र को, किसे लारेंज वक्र को संख्या में दर्शाते हैं तो उसे कौन सा गुणांक कहते हैं? गिनी गुणांक। तो लारेंज वक्र इसे हम अगर संख्या में दिखाएंगे तो गिनी गुणांक। क्या कहलाता है? गिनी गुणांक। गिनी गुणांक, गिनी गुणांक का वैल्यू ज्यादा रहना अच्छा है या खराब है? हाँ खराब है, बहुत खराब है, अच्छी बात नहीं। कोई दिक्कत किसी को? कितना धन है? 15%। ये वक्र क्या कहलाता है? लारेंज वक्र। कौन सा वक्र? लारेंज वक्र। तो लारेंज वक्र किसको दर्शाएगा? गरीबी, कई चीजें ऑप्शन के हिसाब से मान दीजिएगा। आय में असमानता हो जाएगा, गरीबी दर्शा देगा। अब इतना तो बच्चा की तरह नहीं है जो आप समझा सके। ऑप्शन के हिसाब से अब देखते हैं गिनी गुणांक। क्या देखते हैं? गिनी गुणांक। वो इसी पे निकलता है, लारेंज वक्र और गिनी गुणांक, इसी पे बेसिस पे निकलेगा। अब बताइए लारेंज वक्र होना कैसा है? इस टाइप में होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? ये इससे में होगा। एक समय जाएगा जब इससे जाके क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अब कब मिलेगा इसको क्या पता है? यहाँ जाके मिल गया, ठीक है। इसे अगर हम ए मानते हैं और इस बाहर के एरिया को हम बी मानते हैं तो गिनी गुणांक जो होता है वो ए बटा ए प्लस बी होता है। ए बटा ए प्लस बी, यानी ये एरिया बटा ये एरिया। इसका जब वैल्यू निकालते हैं तो 0 से 1 के बीच आता है, यानी जितनी वैल्यू आएगी इसकी सब दशमलव में आएगी। 0.2 0.3 0.1 यहाँ पे ऐसे करके आते रहता है। यहाँ पे जितना कम रहेगा उतना अच्छा माना जाता है, जितना कम रहेगा उतना अच्छा माना जाएगा। 0 हो गया तो सबसे अच्छा, लेकिन वो कहाँ होगा? स्वर्ग में। 0 हो गया तो सबसे अच्छा होता है। तो जब हम गिनी गुणांक, जब हम लारेंज वक्र को, किसे लारेंज वक्र को संख्या में दर्शाते हैं तो उसे कौन सा गुणांक कहते हैं? गिनी गुणांक। तो लारेंज वक्र इसे हम अगर संख्या में दिखाएंगे तो गिनी गुणांक। क्या कहलाता है? गिनी गुणांक। गिनी गुणांक, गिनी गुणांक का वैल्यू ज्यादा रहना अच्छा है या खराब है? हाँ खराब है, बहुत खराब है, अच्छी बात नहीं। कोई दिक्कत किसी को? सब अमीर है। सबसे बेस्ट गरीब था वो वर्ल्ड बैंक का था। किसका था? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का कितना था? $2। कैलोरी विधि में कितना कैलोरी था बाबू? 2400 और 2100। शहर के लिए 2100, गांव के लिए 2400। और रुपया कमाने वाला तेंदुलकर समिति के अनुसार 47 रुपया और 32 रुपया। विश्व बैंक योजना आयोग 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी। 2400 कैलोरी ये एरिया गांव के लिए है और ये शहर के लिए। और यूएन वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जो भी है इसमें एक ही जैसा रहना चाहिए। बताइए तो ये ग्राफ जो है अगर ऐसा सीधा गया तो आय और संपत्ति में समानता है या नहीं है? समानता है, बट एक्चुअल में जाता ऐसे है। समझ में नहीं? इन दोनों के बीच के एरिया को ए ले और इसको बी ले तो गिनी गुणांक ए बटा ए प्लस बी, ए बटा ए प्लस बी। गिनी गुणांक जो होता है, गिनी गुणांक 0 और 1 के बीच में रहता है। गिनी गुणांक का वैल्यू हमेशा दशमलव आएंगे, 0.1 0.15 0. मतलब 0 से 1 के बीच में रहेगा। 0 रहेगा तो बेहतरीन है, जितना ज्यादा जाएगा उतनी असमानता। अब एक फिलिप्स चक्र होता है, क्रूजनेट गुणांक होता है, वो हम लोग मुद्रास्फीति में देखते हैं। इसमें देखेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई। समानुपाती, समानुपाती टैक्स लगाया गया। प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, समानुपाती टैक्स, ये उटपटांग है। जितना गरीब पे लगेगा उतना ही अमीर पे लगेगा। समान अनुपात में लगने वाला टैक्स समानुपाती। सपोज कर दिया गया कि आप 20% टैक्स दीजिएगा तो 20% गरीब भी देगा और 20% अमीर भी देगा। पुअर एंड रिच सब क्या देंगे? सेम देंगे 20%। कितना? 20%। सपोज ये 30% हो या 5% हो, क्या आपको लगता है ये सही है? दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट फेयर। समानुपाती हो गया, समानुपाती हो गया। अब एक हो गया प्रगतिशील, प्रगतिशील टैक्स, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील को प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। अब बताओ भैया, ये तो और खतरनाक टैक्स है। इसमें क्या कहता है कि अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, तो आपका टैक्स भी बढ़ेगा। तो इसमें आपको शुरुआत में लगेगा क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोई आदमी 1 लाख रुपया कमाया साल भर में, तो गरीबी रकम है, साल में 1 लाख कमाया, अपने बच्चे को पटना भेज के पढ़ाने में उसको बहुत दिक्कत होगा। समझ में? और पटना के लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि जो बच्चा, ये क्या कहता है कि शुरुआत में हम टैक्स का दायरा बढ़ाएंगे, यानी शुरुआत में हम टैक्स को रखेंगे प्रगतिशील। कैसा रखेंगे? प्रगतिशील, यानी शुरुआत में टैक्स का दायरा बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद उस टैक्स को बढ़ने से रोक दिया जाएगा। तो हम लोग क्या देंगे? समानुपाती, समानुपाती। जैसे हमारे यहाँ जो टैक्स लगता है, अब देखिएगा 3 लाख कमाएंगे 5%, फिर और ज्यादा कमाएंगे 6 लाख तो 10%, मतलब 3 लाख पे टैक्स नहीं है, 3 से 6 कमाएंगे तो 5%, 6 से 9 कमाएंगे तो 10%, 9 से 12 कमाएंगे तो 15%। समझ में नहीं गया? अब उसके बाद फिर ऐसे जाएंगे तो 20%, उसके बाद फिर जाएंगे तो 30%, मैक्सिमम कहाँ खत्म हो जाता है? 30%, यानी बढ़ेगा कहाँ तक? 30% तक। तो बढ़ने वाला गुण किसका है? हाँ, जहाँ आप 30 लाख से ज्यादा कमा लिए तो फिक्स हो जाएगा। कितना परसेंट में फिक्स हो जाएगा? 30% पे फिक्स हो जाएगा। यानी हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो दोनों का मिला के बहुत बेहतर है। 30% तक टैक्स क्या होता है? बढ़ता है। किसी चीज पे लगेगा 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, मैक्स खींचेगा कितना? 30%। 30% का रोक देगा, 30% का रोक देगा। अब हमारे यहाँ टैक्सेशन सिस्टम प्रगतिशील है या फिर समानुपाती है? शुरुआत में प्रगतिशील, बाद में समानुपाती, यानी एक समय के बाद आप अमीर गरीब जो है उस पर टैक्स बराबर लगेगा। ठीक है? अगर आप सपोज कीजिए कि आप 3 लाख रुपया महीना पे चल रहे हैं, 3 लाख रुपया महीना पे, तो बात यही 36 और 36 लाख रुपया आपका हो गया। आपका इसमें चला है 30% वाले में, किसमें चला है? अब आप पे भी 30%, अंबानी पे भी 30%, आप लोग कलाएंगे सुपर रिच। समझ गया? जहां 30 लाख हिल गए, अब आप 30 लाख हिलिए या 30 करोड़ हिलिए, आप पे कितना लगेगा? कितना? 30%। तो भाई पाती, प्रोपोर्शनल, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, अधोगामी, अधोगामी, डिग्रेसिव। बताइए अमीर और गरीब को सेम टाइप से इफेक्ट डालता है, समानुपाती। अमीर को ज्यादा इफेक्ट डालेगा प्रगतिशील, जितना ज्यादा कमाएंगे उतना टैक्स लेगा। तो पता चला कमाते जाइए टैक्स बढ़ते जाएगा, टैक्स बढ़ते, एक समय आएगा कम कमाएंगे 5%
अमीरों को प्रभावित करेगा, हमारे देश में है। हाँ, तो अच्छा कोई ऐसा भी टैक्स होगा जो अमीर को कम और गरीब को ज्यादा लगे? ऐसा एक टैक्स है, लेकिन किसी देश ने हिम्मत नहीं किया उसको लगाने के लिए। वही मार खाएगा वो। प्रतिगामी, जब भी प्रति लगेगा ना तो समझिए वो खतरनाक है। पति नहीं, ये तो सिर्फ गरीब पे कम, गरीब पे ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा कमाएंगे टैक्स कम लगेगा। आप समझिए, कम कमाएंगे टैक्स ज्यादा लगेगा, जो नहीं कमाएगा उनको जान ले लेगा। ज्यादा टैक्स लगेगा। ये ज्यादा प्रभावित किसको करेगा? गरीब पर टैक्स ज्यादा और अमीर पर टैक्स कम। इससे ये प्रेरित करता है कि तुम भी अमीर बनो, जल्दी से जल्दी क्या बनो, अमीर बनो, ताकि टैक्स बचाया जा सके। यह होगा, ये टैक्स कम, अमीर पर टैक्स ज्यादा, जो रिच टाइप के लोग उन पर टैक्स ज्यादा। ये तो अभी भी लगता है हम लोग का, समझ गया? शुरुआत में हमारा टैक्स प्रगतिशील होता है, अब बाद में क्या होता है, समानुपाती। इसमें क्या होता है, जो गरीब पे लगेगा वही अमीर पे लगेगा, बराबर हो जाता है। यहाँ पे भारत में कौन सा है, शुरुआत में हम लोग क्या रहते हैं, हाँ प्रगतिशील, टैक्स बढ़ता है शुरुआत में प्रगतिशील, बाद में समानुपाती, समानुपाती। शुरुआत में तो हम लोग होते हैं प्रगतिशील, बढ़ते जाता है टैक्स, पर एक समय के बाद स्टेबल हो जाता है। तो कितना बेहतरीन ढंग से हमारा देश की अर्थव्यवस्था को डिजाइन किया गया। हमारी देश की अर्थव्यवस्था की तुलना हाथी से किया गया। हाथी जो होती है ना, बहुत ज्यादा खाती है और धीरे धीरे चलती है। हमारा देश भी धीरे धीरे विकास करता है, चल रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना, देखिए डायरेक्ट टैक्स हमेशा व्यक्ति से ले लिया जाता है। किसे लिया जाता है? व्यक्ति, या फिर किसे लिया जाता है? कंपनी से। किसे? कंपनी से। कंपनी को भी इकोनॉमिक्स की भाषा में एक व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है। जैसे जो कानून आपके लिए लगेगा वही कंपनी के लिए भी लगता है, समझा कि नहीं? कंपनी कोई गलती करती है तो कंपनी का डायरेक्टर पर आता है, समझा क्या? कंपनी कौन पकड़ाता है? डायरेक्टर। सारा काम किसकी जिम्मेदारी रहती है? डायरेक्टर। तो डायरेक्ट काम करते हैं, बताते हैं। टेक्निकल काम सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। जितना कर्मचारी लोग का काम है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जितना पैसा का लेन देन है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। जितना एडमिन और जितना ऑपरेशनल काम है सीओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सब बांट देते हैं। अब पकड़ो, पैसा का गड़बड़ी है, डायरेक्टर हाथ खड़ा कर देगा, सीएफओ से बात करो, नहीं समझ? चलो तुमको ले चलते हैं यहाँ पे। तो ये भी कंपनी भी एक पर्सन की तरह ही ट्रीट होती है। अगर कोई फिर निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, बड़े बड़े कंपनी को, बड़े बड़े ऑफिस को कॉर्पोरेट कहा जाता है। जैसे हम लोग का रजिस्टर्ड ऑफिस पटना है, बट कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा है, समझ रहे कि नहीं? वहाँ 300 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं एट टाइम 24/7। आप लोग को जब भी कॉल वगैरह जाता होगा, आप लोग को वहाँ रिसीव करते होंगे। अगर बिजी है तो बताता होगा कि बिजी है, किस तरह ट्रीट होता है, व्यक्ति की तरह। इकोनॉमिक्स में कंपनी भी क्या है? व्यक्ति ही है, उसको व्यक्ति की तरह। पूंजीगत लाभ, पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन। अब इसमें अलग अलग है, कभी 10% है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में 10%, 20% लॉन्ग टर्म में अलग, उसका भी अभी हम आपको बताते हैं। पहले इसको समझिए, फिर देखिए ये रेट डिसाइड करना ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी फरवरी में बजट प्रस्तुत होगा, वित्त मंत्री कहेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स 25% लगेगा। ये तो डायनेमिक शॉर्ट टर्म, एक 3 साल, कम से कम 3 साल लगा दिया तो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। ज्यादा टैक्स किसमें है? लॉन्ग, शॉर्ट टर्म पे, एक के साथ तुरंत फायदा हो गया तो लॉन्ग टर्म में कम टैक्स है। कैपिटल गेन का मतलब समझ आ गया? पैसा पे पैसा कमाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे शेयर बाजार में पैसा लगाए। यंग आयोग की सिफारिश पर 1935 किया जाता है आरबीआई की। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की स्थापना कब किया जाता है? 1935 में। देखिए बाबू ध्यान से, के पहले गवर्नर बनते ओसवानी स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर बनते सीडी देशमुख। वर्तमान में इसके जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। 35 में 5 लाख शेयर होल्डर, 100 रुपया मिला के 5 लाख शेयर होल्डर, यानी हिस्सेदार 5 लाख लोग, हिस्सेदार जो थे 5 लाख शेयर होल्डर मिलकर 100 रुपया मिला के 5 करोड़ रुपया कैपिटल बनाते हैं। आरबीआई अच्छे से चल जाती है, परफेक्ट काम करती है। 11 साल हो जाते, लगभग 15 साल हो गए। देखिए तो 35 में स्थापना और 1949, तो 15 साल बाद सरकार का 100 रुपया निकल यहाँ से राष्ट्रीयकरण हो जाता है और सरकार के अंदर में आ जाता है आरबीआई। तो स्थापना 1935 और ये राष्ट्रीयकरण 1949, 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949। तो 1 अप्रैल था, 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया। आरबीआई अपना साल का किस दिन स्टार्ट करता है? 1 जुलाई से स्टार्ट करता है। आरबीआई का लेखा वर्ष यानी साल की शुरुआत आरबीआई के हिसाब से 1 जुलाई को होती है। 1 जुलाई को। आरबीआई के बारे में हम आपको कल पढ़ा दिए थे कि आरबीआई के पास 4 रीजनल डायरेक्टर हैं, रीजनल जोन है। एक दिल्ली है, एक कोलकाता है, चेन्नई है और मुंबई है। चेन्नई है और मुंबई है। और इसी मुंबई शहर में थोड़ी दूरी पर यहाँ पर इसका हेड ऑफिस भी आरबीआई का, हेडक्वार्टर भी है आरबीआई, हेडक्वार्टर भी है। टोटल आरबीआई को कंट्रोल कितने लोग मिलकर करते हैं? 21 लोगों की टीम है जो कंट्रोल करते हैं। 21 लोगों की टीम है जो क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। 4 डिप्टी डायरेक्टर, यानी हेडक्वार्टर में बैठेंगे 5 लोग और रीजनल क्वार्टर में बैठेंगे एक आदमी। रीजनल क्वार्टर से एक आदमी। तो हेडक्वार्टर में बैठ गए कितने? 1 + 4 = 5। रीजनल जगहों पर बैठ गए 4। सरकार द्वारा नामित हो गए 2। अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार हो गए 10। हो गए कितने? 5 4 9। आरबीआई गवर्नर, 4 डिप्टी डायरेक्टर और 9 सरकार द्वारा नामित 2, 10 जोड़िएगा, 10 2 12 और 12 कितना हो गया भाई? ये 21 हो गए। कितना रखना है और कितना नहीं रखना है, ध्यान से समझो। इसी को कंट्रोल करता है आरबीआई, इसी को कंट्रोल करेगा आरबीआई। और आरबीआई इसे कंट्रोल करने की जो नीति बनाता है उसे कहते हैं मौद्रिक नीति। क्या कहेगा? मौद्रिक नीति, मॉनेटरियल पॉलिसी, मॉनेटरियल पॉलिसी। सपोज कीजिए 6% कर दिया, 5% कर दिया, 4% कर दिया, समझ आ गया कि नहीं आ गया? 7% चाहिए तो कहेगा हम एमएसएफ लेंगे, कहेगा तनी कम कर दो 6% दो, तो कहेगा हम रेपो रेट लेंगे, कहेगा और कम करो हो तो कहेगा हम बैंक रेट लेंगे, बैंक रेट लेंगे। तो एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब ब्याज का दर है, ये ब्याज का दर है। कितना ब्याज लेंगे ये एक रेट है। यहाँ पर आप बताइए सबसे ज्यादा महंगा लोन किस पे मिलता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ पे। और सबसे सस्ता लोन किस पे मिलता है? बैंक रेट पर। तो बताओ बबुआ, बैंक रेट हो या रेपो रेट हो या एमएसएफ हो, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, ये सब का सब क्या चीज है बाबू? ये सब का सब ब्याज दर है, ये सब का सब ब्याज दर है। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, एसएलआर 18% है, एसएलआर 18% है। अब जरा ध्यान दो बाबू, मेरे और सब लोग ध्यान दो। एलआर, मेरे और सब लोग ध्यान दो, जो है एसएलआर, स्टेटरी लिक्विडिटी। जितना पैसा जमा है, जैसे एसबीआई के हर एक अकाउंट, हर एक ब्रांच में जितना पैसा जमा है उसका 18% एसबीआई कभी खर्च नहीं कर सकता है। अपने पास गोदाम में उसको बंद करके रखना पड़ेगा, ताला मार के रखो। नहीं, कहीं नहीं जमा कर सकते बाबू, कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि आरबीआई कहती है कि भैया इतना तुमको रखना ही पड़ेगा लेन देन के लिए। पता चला सबका सब बैंक के बांट दिया यहाँ पे, तो फिर पब्लिक को दिक्कत हो जाएगा, तुम हाथ खड़ा कर देगा, पैसा नहीं बचा है तो क्या हुआ? तो लोन में दे दिया, खर्च नहीं कर सकता। 18% उसे क्या कहा जाता है? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। जमा राशि का सिक्योरिटी मनी मेरे पास रखेगा, कैश रिजर्व रेशियो रखेगा, ये सीआरआर, 4.5%। कितना परसेंट? 4.5%, 4.5% सीआरआर रखेगा। बाबू मेरी ध्यान से समझिएगा, आप कांसेप्ट समझिएगा, रेट आगे पीछे होते रहता है। कभी आरबीआई 18 की जगह 17 कर देगा, वो बड़ी बात नहीं है। आपको भी पता है सीआरआर कितना परसेंट? 5.5%। सीआरआर 5.5%।
CRR 5.5%, CRR 5.5%। देखो CRR ये किसके पास रखना होता है? RBI के पास रखना होता है। तो सुनो बेबुआ मेरे ध्यान से, 5.5 बोल दिए थे। ओ माय गॉड, ये जितना डिसाइड करेगा उतना ले जाके SBI RBI के पास सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना होता है। कितना जमा करना होता है? सिक्योरिटी मनी के रूप में। और SLR बैंक अपने पास रखते हैं। SLR 18% SLR अपने पास रखते हैं और 4% बैंक जो है सिक्योरिटी मनी के रूप में रखते हैं। यानी बैंक के कुल जमा का 22% बैंक के किसी काम नहीं आता है। 22% किसी काम में नहीं आता है। लोन दे पास RBI के पास से कहता है कि लोन दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं, तो कहेगा हाँ दे सकते हैं। चलिए तो लीजिए लोन लीजिए। सबसे महंगा लोन लेना है तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उससे सस्ता लोन चाहिए तो रेपो रेट, और एकदम सस्ता रेट चाहिए तो बैंक रेट। आप बताइए किस पे लेना चाहिएगा? सबसे सस्ता लोन चाहिए तो देख लीजिए किसी भी बैंक को चाहिए। RBI लोन दे सकती है कि नहीं दे सकती है? एकदम एकदम सस्ता लोन MSF 6%। अभी ये रेट ये है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा यही रहे, आपके एग्जाम के टाइम बदल जाएगा। ये रेपो रेट जो है ये 6.5% है, 6.50, 6.5% रेपो रेट है। अब आप बताइए आप किस पे लोन लेना चाहेंगे? MSF पे लोन लेना चाहेंगे या रेपो रेट पे लोन लेना चाहेंगे? 1.5%। ये बताइए आप सब लोग बताइए किस पे लोन लेना चाहेंगे? MSF, बैंक, रेपो रेट, बैंक रेट, आप किस पे लोन लेना चाहिए? केवल और केवल एक दिन के लिए, तो उसके लिए आप MSF के रेट पे लेंगे। लेकिन 2 से लेके 14 दिन के लिए चाहिए या फिर 28 दिन, कहीं 14 कभी 28 हो जाता है, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, मतलब 1 महीना के लिए। आप ऐसे समझिए, 1 दिन के लिए MSF, 1 दिन के लिए MSF, 1 महीने के लिए रेपो रेट, और अगर आपको 1 साल या 6 महीना या लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो बैंक रेट, लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो बैंक रेट, बैंक रेट चाहिए। 4 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 28 दिन, ये सब के लिए लेना है। 2 से लेकर 28 दिन तक के लिए लेना है तो रेपो रेट, और अगर आपको 6 महीना, 3 महीना, 5 महीना इसे लेना है तो बैंक रेट, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल के लिए लेना है तो बैंक रेट। तो आप देखिए बराबर कर देगा। उधार से लौटाना है तो ब्याज दर ज्यादा कर दिया। बताइए 1 दिन के लिए MSF, 1 महीना के लिए रेपो रेट, और 1 महीना से ज्यादा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 5 साल, 10 साल, सब के लिए बैंक रेट। बताइए लॉन्ग टर्म लोन किस पे दिया जाता है? रात्रि का ऋण किसे कहते हैं? लोन एट मिडनाइट, रात भर जो होता है ना, 1 दिन या मिडनाइट टर्म में लोन किसे कहेंगे? MSF कहेंगे। शॉर्ट टर्म में कहेंगे तो रेपो रेट, लॉन्ग टर्म में कहेंगे तो बैंक रेट। लोन एट मिडनाइट MSF, 1 दिन वाला लोन MSF, शॉर्ट टर्म रेपो रेट, लॉन्ग टर्म बैंक रेट, 1 डे MSF, 1 डे MSF। हो गया। MSF बैंक अपना खर्चा कैसे चलाएगा? तो कहेगा कि ठीक है, अगर हम यही पैसा जनता को देते, यही पैसा जनता को देते, तो जनता को देते 10% पे, 12%, 10 से 12% पे देते, लेकिन महंगाई बढ़ जाती। एक काम करते हैं RBI, हम अपना सरप्लस अमाउंट हम आप ही को दे देते हैं, आप कितना ब्याज दीजिएगा? तो RBI कहता है हमसे ले लो रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो RBI कहता है हमसे ले लो रिवर्स रेपो रेट 3 बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा कहां जमा कर देते हैं? RBI के पास। उन्हें जो वापस ब्याज मिलता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, और बैंक RBI जो देगा वो रेपो रेट हो जाएगा। RBI जो देगा रेपो रेट। देखिए RBI की खचराई देखिए, आप जरा गौर से देखिए, पैसा दिया तो आप केवल रेपो रेट को देखिए कितना ज्यादा है, 6.5, 6.5%। और बेचारे ये अपना रखने जमा गए तो उनको 3.5%, 3.25% दिया, आधा दिया, आधा दिया कि नहीं दिया? यहाँ पे ये नाइंसाफी है कि नहीं नाइंसाफी है? RR, रिवर्स रेपो रेट, RRR बहुत कम है कि नहीं है? लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, बताइए लॉन्ग टर्म लोन क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन क्या कहलाएगा? बैंक रेट, लॉन्ग टर्म कहलाएगा बैंक रेट, और शॉर्ट टर्म कहलाएगा रेपो रेट, शॉर्ट टर्म लोन कहलाएगा रेपो रेट जो है 4, 4.5%। CRR जो है ये कहां जमा करना होता है? CRR कहां जमा करना होता है? CRR RBI में जमा करना होता है सिक्योरिटी मनी के रूप में। CRR 4% एक सिक्योरिटी मनी है, ताकि बैंक भाग मत जाए। सिक्योरिटी मनी है 4%, इसलिए वो RBI के जमा। SLR कहां जमा करना होता है? बैंक को अपने पास खुद रखना होता है 18% SLR, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बैंक लोन देती है पब्लिक को। बैंक बैंक को लोन मिल सकता है कितने तरीकों से? 1 दिन के लिए लेगा MSF, 1 मंथ के लिए रेपो रेट, बैंक रेट। कौन कौन तरीका? MSF, लैंडिंग रेट, प्राइमरी लैंडिंग रेट, जो बैंक मैनेजर के पास गया चिपका दिया, 6% है, 7% है, घर के लिए 12% है, 12-13%, तो उसे प्राइमरी लैंडिंग रेट कहेंगे। PLR, प्राइमरी लैंडिंग रेट, प्राइमरी लैंडिंग रेट, PLR। हम लोग को बताइए लोन किस पे, जनता को लोन किस पे मिलता है? PLR पे। एक बेस रेट, जिसे क्या कहेंगे? बेस रेट, जिसे क्या कहेंगे? बेस रेट। बहुत ही कम लोन दे देता है, उसे क्या कहेंगे? बेस रेट। बैंक हो गया है SBI। बताइए ए को लोन किस पे मिलेगा? PLR पर मिलेगा या फिर बेस रेट पर मिलेगा? ए को लोन किस पे मिलेगा? ए को लोन PLR पे या बेस रेट पर? PLR का रेट ज्यादा होता है और बेस रेट एकदम कम होता है। बताइए PLR पे मिलेगा या बेस रेट पे मिलेगा? PLR पे। इनके फेवरेट कस्टमर को थोड़ी मान के चलिए कस्टमर चला भी जाएगा, हालांकि कस्टमर होता है, लेकिन SBI को बहुत इफेक्ट नहीं डालेगा। 4 करोड़ वाला भी चला जाएगा तो SBI को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उस ब्रांच को इफेक्ट पड़ जाएगा, पूरे SBI सिस्टम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट उस ब्रांच को काफी इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए इसको दे देगा बेस रेट, बहुत कम रेट पे दे सकता है, बहुत कम रेट पर दे सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कौन कंट्रोल करता है? RBI। इसी को कहते हैं मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी। बॉन्ड, उन्हें क्या कर दीजिए? बॉन्ड खरीद। बॉन्ड मतलब गारंटी, बॉन्ड मतलब गारंटी। कहेगा कि काम की RBI क्या कहेगा? आप हमको दीजिए और RBI का गोल्ड बॉन्ड खरीद लीजिए। क्या खरीद लीजिए? बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? गारंटी। 24 कैरेट के सोना का हिसाब से आप हमको पैसा दीजिए। मार्केट में पता कीजिए कि आज 24 कैरेट सोना का दाम कितना है। जैसे सब 60,000 हम कैलकुलेशन के लिए इजी मान लेते हैं। 10 ग्राम सोने का 24 कैरेट सोने का रेट, 10 ग्राम सोने का रेट कितना है? 60,000 रुपए। तो RBI कहता है कि आप 60,000 रुपए हमको दे दीजिए। कितना दे दीजिए? हम आपको एक सॉवरेन बॉन्ड दे देंगे सोने का 60,000। 24 कैरेट, कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा।
जब चाहिए होगा आप इसको हमें बेच सकते हैं। आप सब कुछ कीजिए, अब दोनों में अंतर। यहाँ हम 60,000 रुपये दिए आरबीआई को, कितना कितना कैरेट का सोना मिला? हाँ 24 कैरेट का। सोना के बदले क्या दिया? बॉन्ड पेपर। अशुद्धता की कोई गारंटी नहीं, मिलावट का कोई टेंशन नहीं। क्या मौद्रिक नीतियों के अंतर्गत बॉन्ड पेपर आएगा या नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। बॉन्ड पेपर के बाजार हो गया खुला बाजार। क्या कहलाएगा? खुला बाजार कहलाएगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं तरलता प्रभावित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? किसी को दिक्कत? महंगा है, समझो ध्यान से। तो अगर आरबीआई अपना बॉन्ड बेचेगा तो तरलता घट जाए, जब प्रतिभूति को बेचेगी तो मार्केट की तरलता हाँ घट जाएगी। आरबीआई की मौद्रिक नीति को तबाह कर सकते हैं, जानते हैं कैसे? रेडी? चलो तब हमको सुनो, किसी भी चीज का बढ़ जाना क्या होता है? स्फीति कहलाता है। मुद्रा का बढ़ जाना मुद्रास्फीति। सप्लाई एक और कह सकते हैं मात्रा, पूर्ति या मात्रा, अंग्रेजी में कहेंगे सप्लाई या फिर क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। समझ गया? जैसे मुद्रा जाएगी घट जाएगी, वैल्यू घट जाएगी। मांग का बढ़ जाना, डिमांड, मांग मतलब डिमांड। अगर किसी चीज का डिमांड अचानक बढ़ जाएगा ना तो क्या आ जाएगा? स्फीति आ जाएगी, मुद्रा स्फीति। जैसे अचानक डिमांड बढ़ने से स्फीति कैसे आ जाएगी? ऊंची स्फीति मुद्रा स्फीति में महंगाई हो जाता है। अगर किसी चीज का मांग या डिमांड अचानक बढ़ा तो देखिएगा महंगा हो जाएगा। जैसे छठ का जब समय आएगा ना तो नींबू जो होता है किसी चीज की लागत बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ेगा। मुद्रास्फीति का एक बार में मतलब मुद्रास्फीति के कहने का सेंस महंगाई। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? महंगाई। और महंगाई में ना सब कुछ कीजिए कि आप किसी को समझ रहा है, ये लाभ का एक अवसर दे देता है, लाभ का। लेकिन सबसे खतरनाक क्या होता है? इसमें कोई आदमी कम नहीं कर सकता। हमारा अगर लागत बढ़ जाए, हमारा लागत क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो हम क्या कर पाएंगे? कम कर पाएंगे। तो तीन कारण में सबसे खतरनाक कारण लागत। लेकिन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन खराब कैसे होगा? खतरनाक। तो लागत मुद्रास्फीति नहीं कहेगा, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। पगला जाएगा, क्या बोल दिया? किसान के पास अभी समस्या समझ रहा है, लागत प्रेरित। उसका डीएपी महंगा हो गया, डीजल महंगा होने से ट्रैक्टर जो खेत जोतने आते थे सब वो महंगा कर दिया। यहाँ पे खाद कीटनाशक का संख्या क्या हो गया? बढ़ गया है, वो आ गया कीटनाशक वगैरह में। कीटनाशक में देखिएगा ना आपको कई टाइप के कीटनाशक, कौन सी? चलती मुद्रास्फीति। और अगर भयानक हो गया तो दौड़ती मुद्रास्फीति। दौड़ती मुद्रास्फीति। और एकदम खतरनाक वेनेजुएला हो गया तो अति मुद्रास्फीति। उड़ती नहीं रे, वेनेजुएला में अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रा। ईरान में अति मुद्रास्फीति, बहुत भयानक मुद्रास्फीति हो गया। पूर्ति बढ़ जाना, पूर्ति बढ़ जाना, पूर्ति का बढ़ जाना। दूसरा मांग का बढ़ जाना, लागत का बढ़ जाना, लागत का बढ़ जाना। इसमें सबसे खतरनाक था लागत का बढ़ जाना। मुद्रास्फीति जो थी इसे क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। देखिए मुद्रास्फीति में क्या होता है, लेकिन इसमें बिजनेस प्रभावित होता है और मंदी भी आ जाए, दोनों एक साथ, उसे स्टैगफ्लेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर क्या आ जाए मुद्रास्फीति और प्लस में क्या आ जाए? मंदी, मंदी, तो इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, अंग्रेजी में स्टैगफ्लेशन। अब इसमें क्या आ जाएगा? मुद्रास्फीति भी आ जाएगी और मंदी भी आ जाएगी। इस स्थिति में क्या कीजिएगा? जैसे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, ठीक है, उन लोग का अलग बिजनेस है, लेकिन जो लोग लॉज चलाते हैं पटना में, अगर आपको दोनों स्थिति एक साथ दिखे, मुद्रास्फीति भी दिख जाए और मंदी भी दिख जाए, तो पहले किसको दूर कीजिएगा? पहले मंदी दूर करेंगे, मौद्रिक नीति को आसान करेंगे, तरलता मार्केट में जाने देंगे ताकि अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर आ जाए। 6 महीना बाद, साल भर बाद मौद्रिक नीति को टाइट कर देंगे, अपना एजेंट भेजेंगे, हर बैंक से जाएगा सब यहाँ वहां से। ये देखिए एलआईसी करा लीजिए, तो फिक्स करा लीजिए, सोच में नहीं पड़ेगा, देश को ज्यादा असर पड़ेगा। तो थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य सूचकांक, अब हम इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स अंग्रेजी शॉर्टकट में डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई। ऐसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स मतलब सूचकांक जिसे हम दिखा सकते हैं दशमलव में, परसेंटेज में। इंडेक्स या तो दशमलव में दिखाइए या तो परसेंटेज में दिखाइए। इंडेक्स मतलब क्या होता है? सूचकांक दिखाने वाला। तो सीपीआई, सीपीआई समझ गए? देश को ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक और चीज समझिए, आप नहीं जो किसे रखते हैं? बड़े गुड्स को। इसमें सर्विस को शामिल नहीं किया जाता है, सर्विस को शामिल नहीं किया जाएगा। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विस को शामिल नहीं किया। कोचिंग इंडस्ट्री एक सर्विस है, इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स में शामिल नहीं। अकाउंटेंट की सैलरी नहीं काउंट की जाएगी। जितने भी लोगों को नौकरी के बदले सैलरी मिलती है तो सब सर्विस वाले हैं, वो चाहे जितना महंगाई कर दे उन्हें होलसेल प्राइस इंडेक्स में शामिल नहीं किया जाता है। समझ नहीं आ रहा है इसे, क्योंकि सर्विस का कोई मंडी ही नहीं लगता है। सर्विस और जिनको याद हो गया 700 वस्तु, उनका कभी रिजल्ट नहीं। फिलिप्स वक्र, मुद्रास्फीति को नापने वाले वक्र को फिलिप्स वक्र सकती है। इसे ऊपर छापने के लिए उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, बिना पूछे कितना छाप सकती है? कब मत करो। तो यानी नोट के निर्गमन का जिम्मेदारी, नोट छापने की जिम्मेदारी आरबीआई के पास है, बट कंट्रोल किसका है? सरकार का। जब सरकार बोलेगी तभी छाप सकते हैं, बिना पूछे कितना छाप सकते हैं? 10,000 रुपया छापाएगा। बताइए, 5 गो प्रिंटिंग प्रेस है, वो 2 ठो है केंद्र सरकार के अंडर में और 2 ठो है आरबीआई के अंडर में। यानी किसी दिन अगर आरबीआई बवाल भी मचा देता है ना तो केंद्र सरकार अपन मशीन रख ले। क्या छापने? इसके लिए हम लोग को जो विधि अपनाते थे उसका नाम था आरक्षित कोष प्रणाली। क्या नाम था? आरक्षित कोष प्रणाली, आरक्षित कोष प्रणाली, आरक्षित कोष प्रणाली। पहले नाम क्या था इसका? आरक्षित कोष प्रणाली। समझा गया? इसमें 400 करोड़ रुपए रखने होते थे, आरबीआई को अपने पास तभी नोट छाप सकती थी। अभी जो है इसको कम करके न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली। इसमें कितना रखना है? 200 करोड़। न्यूनतम कोष प्रणाली में 200 करोड़, 200 करोड़ रखना है। पहले कितना रखना होता था? यानी आरबीआई जब भी नोट छापेगी तो आरबीआई के पास कितना रुपया रहना चाहिए? अभी कितना? 200, पहले 400 करोड़। ये तो विधि खत्म हो गई है, तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अभी खत्म हो गया विधि, आरक्षित कोष प्रणाली तो खत्म हो गया। अब न्यूनतम कोष प्रणाली कितना रखना है? 200 करोड़ रुपया रखना है। इस 200 करोड़ रुपए को 2 भागों में बांटा जाता है, 115 और 85। 115 करोड़ रुपए का ये इंडियन रुपया होना चाहिए इनके पास। क्या होना चाहिए? इंडियन रुपया या फिर गोल्ड, इंडियन रुपया या गोल्ड। यानी 115 करोड़ रुपए का इनके पास भारतीय रुपया कैश में होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? गोल्ड। इतना रखना इनके पास मजबूरी है, जरूरी है, इतना कम से कम होना चाहिए। और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा, 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा। आरबीआई को हमेशा अपने पास इतना रुपया रखना चाहिए। क्यों? समझिए, आरबीआई ने जितना नोट छापा मार्केट में छोड़ दिया। 4 आरबीआई के अंदर में, केंद्र सरकार के अंदर, बिना पूछे आरबीआई कितना छाप सकती है? इससे ऊपर छापने के लिए सरकार से अनुमति, बिना अनुमति नहीं छाप सकते नोट छापने के लिए। 2000 का नोट विनिमय सिस्टम था पहले। तो विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि आप कोई सामान दिए, बदले में आपने दूसरा सामान ले लिया। ये प्रणाली हर जगह सक्सेस नहीं होती है। जैसे आपके यहाँ गेहूं हुआ तो आप बदले में चावल दे दिए, तो किसी से गेहूं ले लिए, बदले में चावल। गांव में छोटे पैमाने पर आज भी होता है,
इसे एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम कहते हैं। क्या कहेंगे? एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम। क्या सिस्टम? गोल्ड सिस्टम। क्या है? गोल्ड। कि ये सामान है, इसको खरीदने के लिए कितने सोने के सिक्के देने होंगे, काम खत्म। अब जैसे किसी का गेहूं है, तो गेहूं चाहिए तो सोना का सिक्का दे दीजिए, गोल्ड में आएगा। भाई तुम अपना सामान रखे रहो, तुम काम खत्म, इसमें सोना का रेट बताओ, इसमें कितना सोना लोगे, इसके लिए उतना सोना हम तुम्हें देंगे यहाँ पे। तो जो बार्टर सिस्टम था, एक्सचेंज सिस्टम था, वो किसमें चला गया? हाँ, गोल्ड सिस्टम में चला गया। कोई दिक्कत? कौन सी? आपको अगर दिल्ली से व्यापार करना है कलकत्ता, तो सोना लेके आप जाइए दिल्ली से कलकत्ता, सोना लेके दिल्ली से कहाँ जाइए? कलकत्ता। और वहां अगर कोई सामान खरीदना है, समझो ध्यान से, वहां अगर कोई सामान खरीदना है तो सपोज कीजिए कि किसी को कलकत्ता से घोड़ा खरीदना है, कलकत्ता से क्या खरीदना है? घोड़ा। पटना का आदमी है, उसको कलकत्ता से घोड़ा खरीदना है, तो यहाँ से सोना लेके जाएगा, बात तो हो जाएगा संदेश वाहक से कि हाँ कितना कर देंगे यहाँ पे, तो पता चला हाँ ठीक है आप लाइए। नासिक में देवास और आरबीआई के पास क्या है? हैदराबाद और शाहबादी। हैदराबाद। अरे नहीं, ये पश्चिम बंगाल में है, कलकत्ता के पास है शाहबानी, शाहबादी या शाहबानी, कलकत्ता में है यहाँ पे। तो टोटल कितने प्रेस हो गए? आरबीआई के पास दो, इनके पास दो, समझ आ रहा है कि नहीं? तो जबकि मिंट मतलब समझते हैं, टकसाल सिक्का छापने वाला, वो कितना है? 5। तो भारत में सिक्का छापने वाले 5, जिन्हें टकसाल कहा जाता है। ज्यादा खर्चा आता है सिक्का छापने पे। ज्यादा खर्चा किस पे आएगा? क्योंकि सिक्का मेटल का होता है, महंगा पड़ता है, और नोट छापने में उतना महंगा नहीं आता, क्योंकि नोट की वैल्यू बड़ी हो जाती है। जैसे 500 का नोट छापना है तो सरकार को लगभग 4 रुपए, 3.5 से 4 रुपए के आसपास का खर्च आता है। अब इसमें सरकार को लॉस जा में पहले 400 करोड़ रुपए रखने कंपलसरी थे, जिसे कहा जाता है आरक्षित कोष। आरक्षित कोष प्रणाली। हालांकि इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। कहा गया कि 400 करोड़ रुपए आरबीआई रख के क्या करेगा? आरबीआई रख के क्या करेगा? आरबीआई देश की एक प्रतिष्ठित संस्था है, उसको पता होना चाहिए उसके देश की कुल वैल्यू कितनी है। इसे कहा गया न्यूनतम कोष प्रणाली। तो बताइए पहले किस पे छापा जाता था, अभी छापा जाता है, कितने रखे जाते हैं? 200 करोड़। इसको दो भागों में बांटा जाता है, 115 करोड़ और 85 करोड़। 115 करोड़ और 85 करोड़। देखिए 115 करोड़ का वैसा चीज रखिए जो आपके देश में है, वैसी मूल्यवान चीज रखिए जो आपके देश में है। जैसे या तो नोट रख लीजिए या तो सोना रख लीजिए। तो 115 करोड़ का हमें क्या रखना पड़ता है? नोट या फिर गोल्ड और विदेशी मुद्रा। क्योंकि कई आदमी दुबई से कमा के आया, कहा कि हमको बदलना है, तो बैंक तो बदल लेगी। जैसे आपने डॉलर दिया, क्या लिया? डॉलर। तो सिक्का भी जारी करता है भारत सरकार। नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई। नोट छापने के कितने प्रेस? 4 है, देवास और नासिक। इसे कहते हैं करेंसी नोट प्रेस। नहीं, बैंक नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस। इसके अलावा क्या है? हैदराबाद और शाहबादी या शाहबानी, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। ये दोनों किसके अंडर में है? और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। किसके अंडर में? आरबीआई के सारे रोल समझा दिए आपको। विदेशों में जाके भारत का प्रतिनिधि करना, वो जनता का बैंक ही नहीं है, वो बैंकों का बैंक है। साख नियंत्रण करना, यानी कितना क्रेडिट जाएगा, कितना परसेंट पे ब्याज जाएगा, सब कंट्रोल करता है आरबीआई। नए बैंकों को लाइसेंस देने का काम आरबीआई। बैंकों पर आरबीआई का कितना भयानक कंट्रोल है कि बैंक को अगर अपनी बिल्डिंग बदलनी है ना, जैसे सेकंड फ्लोर पे है, अगर चाहता है ग्राउंड फ्लोर पे आना, तो आरबीआई से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। और जब आरबीआई परमिशन दे देगी ना, ठीक है आप जा सकते हैं, तब जाके वो चेंज करेगा। टकसाल होते कितने हैं? साउथ में देखें चीरापल्ली है, तमिलनाडु में, एक हैदराबाद में है, मुंबई में भी है, कलकत्ता में भी है, कलकत्ता और नोएडा। कितने जगह है? नोएडा। 5 जगह। समझा क्या? नोट सिक्का भी रखना जरूरी है, एकदम सबसे निचले पायदान पे होता है, नहीं तो सिक्का नहीं रहेगा तो सब दुकान वाला 5 रुपए का टॉफी थमा देगा सब। देखिएगा ना, चेंज नहीं रहता ना, 2 रुपए का टॉफी दे देता है सब। तो जिसमें सबसे आधुनिक ढंग से बनाया गया नोएडा वाला है, जबकि सबसे ज्यादा सिक्कों में यूज होता है कलकत्ता वाला। भारत रत्न का जो मेडल वगैरह बनता है किस टकसाल में छपता है? हाँ, कोलकाता। जब सिक्का ढला होकर निकलता है ना, तो एकदम गर्म रहता है, लाल एकदम। एक एक करके हम लोग समझेंगे। कमर्शियल बैंक कौन सा? कमर्शियल बैंक ही सबसे बड़े होते हैं। और एक होता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक बहुत छोटे होते हैं। आपके गांव वगैरह में कोऑपरेटिव बैंक होता होगा, 2000-4000 रुपए ऐसे हेल्प करता है। बैंक बहुत बड़ा होता है, पूरा दिन भर भीड़ रहता है उसमें, सब जगह होता है। एक शहरी क्षेत्र में होगा, एक ग्रामीण क्षेत्र में होगा। शहरी क्षेत्र में रहेगा तो अर्बन कहेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा तो रूरल कहेंगे। ये हो गया कोऑपरेटिव बैंक। ये बहुत ज्यादा पैसे नहीं दे पाते हैं, ये नॉर्मल चीजों की पूर्ति के लिए दे देते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? सहकारी। तो कितने लोग सहकारी बैंक देखें गांव वगैरह में, छोटे मोटे सहकारी बैंक में खास पैसा मिलता है? कुछ खास नहीं मिलेगा यहाँ पे, कोई सरकारी योजना वगैरह भी नहीं मिलेगी। जैसे आपको सपोज कीजिए कि गांव में आपको कोऑपरेटिव कमर्शियल को वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, यानी पूरे बैंकिंग सिस्टम यही है, आपका मेन बैंकिंग सिस्टम यही है, कमर्शियल बैंक है। और इस कमर्शियल बैंक में ही सारा चीज होता है, बड़ा जितना बैंक लेन देन होगा इसी में होगा। इसमें कुछ विदेशी बैंक भी होते हैं। विदेशी बैंक भी भारत में है 46 को। विदेश में से बड़े 46 देशों के बैंक भारत में है। जैसे समझ आएगी, स्कॉटलैंड, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, बैंक ऑफ, ऐसे करके बहुत सारे बैंक होते हैं। समझ आएगी ना? प्राइवेट बैंक, इसके बारे में आप जानते हैं 22 है। एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस है। ये 3 प्राइवेट बैंक सबसे ज्यादा आगे हैं, एक्सिस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। ये प्राइवेट बैंक में लीडिंग पोजीशन पे है सब। हालांकि टोटल ऐसे कितने हैं सब? 22। समझ आएगी, लेकिन लीडिंग पोजीशन पे 3 है, आपके टॉप 3 यही है सब आपको। उसके अलावा भी बहुत सारे बैंक हैं सब, कोटक महिंद्रा है, ऐसे करके आईडीबी, ऐसे कई बैंक है सब। लेकिन ग्रामीण बैंक कौन सा बैंक? ग्रामीण बैंक कौन बैंक? ये आप लोग बहुत ज्यादा देखे होंगे, लगभग 56 है। कितने? ये बहुत, इसी को कहते हैं ग्रामीण बैंक। रीजनल रूरल बैंक या आरआरबी, मध्य ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, मगध ग्रामीण बैंक। ऐसे पब्लिक सेक्टर कौन बैंक? पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में 3 कैटेगरी। एक हो गया आपका एसबीआई, सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर एसबीआई, सबसे बड़ा कमर्शियल एसबीआई, सबसे बड़ा शेड्यूल्ड एसबीआई, सबसे बड़ा बैंक एसबीआई। सारे सेक्टर में सबसे बड़ा कौन है? एसबीआई। क्या है? एसबीआई। आईडीबीआई बैंक, इसकी स्थापना मुख्य रूप से किया गया था शेयर बाजार में पैसे के लिए। किसके लिए? शेयर। लेकिन जब से ऑनलाइन हो गया, यूपीआई हो गया, ये हो गया, कोई कहीं से कहीं शेयर बाजार में लगा देता है। लेकिन इसका आयात निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक्जिम बैंक। अभी तक बेचारा टेंशन में है, 300 का बैंक कितना है अभी वर्तमान में? 12 गो। एक समय था जब 20 गो थे सब, अभी कितना है? 12 गो।
जितना बैंक बच गया ना, यूनियन बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, बड़ोदरा, क्या नेशनलाइज बैंक में, समझ आ गया? स्टेट बैंक को नेशनलाइज में मत डाल दीजिएगा, स्टेट बैंक किसमें जाएगा? पब्लिक सेक्टर में, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब आप लोग बताइए किसका किसका बैंक छूट गया, कौन है बताइए? आएगा शेड्यूल। अब शेड्यूल में ज्यादा पैसा कोऑपरेटिव है या कॉमर्स के पास? कॉमर्शियल के पास है। और कॉमर्शियल में भी भारत सरकार सारा ध्यान किस पे रखी है? पब्लिक सेक्टर पे। एसबीआई में सीधे चलाए लोग, किसमें? पब्लिक सेक्टर। सरकार का पूरा ध्यान पब्लिक सेक्टर। अगर पब्लिक सेक्टर पे कंट्रोल है, पूरे बैंकिंग पे कंट्रोल है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा एसबीआई, शेयर बाजार आईडीबीआई, आयात निर्यात, अब जनता का पैसा नेशनलाइज, गांव आरआरबी, और इलीट क्लास। अब इलीट क्लास, अब सपोज कीजिए किसी को अपने अकाउंट में जाना है 2 करोड़ रुपया जमा करना, तो जाएगा आरआरबी में, ग्रामीण बैंक में, कोऑपरेटिव पे की कमर्शियल में, और कमर्शियल में सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर, सारा पैसा पकड़ा गया पब्लिक सेक्टर। अब पूरे गांव की जिम्मेदारी ग्रामीण बैंक, हां आरआरबी के पास। और इलीट क्लास, सुपर इलीट फॉरेन बैंक, ये 50-60 करोड़ से कौन बैंक दबाऊ? शेड्यूल्ड बैंक। यही सबसे बड़े बैंक होते हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक 5 करोड़ का बैंक होता है, इसका तो कोई काम का ही नहीं है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक किसी काम का है? मेन हमारा कौन सा? शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक में भी मेन कौन है? कमर्शियल। कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। कॉमर्स मतलब व्यापार वाणिज्य सब यही देखता है। और कौन सा? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव बैंक, इसको सरकारी बैंक कहते हैं। ये ज्यादा पैसा नहीं दे पाता है, 2 भाग में इसे बांट देते हैं, अर्बन और रूरल। अर्बन और रूरल, शहरी और ग्रामीण। रूरल मेन कौन बैंक होता है? कमर्शियल बैंक। सबसे बड़ा बैंक यही होता है, कमर्शियल बैंक। सारे बैंक बंद कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बंद करेंगे पूरा देश डूब जाएगा। यही मेन बैंकिंग सिस्टम है। इसी में फॉरेन बैंक थे, प्राइवेट थे, प्राइवेट बैंक, आरआरबी और पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी बैंक। सरकारी बैंक थे पब्लिक सेक्टर में। सरकारी बैंक में हम आपको सिस्टम में बताए थे, एसबीआई था, आईडीबीआई, एक्सिम बैंक और नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक यही बताए थे ना, यही एक तरह से कर दिया सरकारी बैंक है यहाँ पे। ये तो प्राइवेट रखेगा लेकिन इसका प्रॉफिट इसके पास जाएगा यहाँ पर। आरआरबी ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, और ये तो पब्लिक सेक्टर का हो गया, सरकारी हो गया यहाँ पे। इसमें नेशनलाइज कौन कितने बैंक हैं? विदेशी बैंकों की संख्या 6, आरआरबी 56, प्राइवेट 22, नेशनलाइज 12, नेशनलाइज 12। एसबीआई तो एक ही बना है, ब्रांच चाहे जितना खोल दो, एसबीआई तो एक ही है, ब्रांच चाहे सीआईसीआई है, एचडीएफसी है और एक्सिस है। ये सब की स्थापना 1994 के समय हुई थी, समझा कि नहीं? प्राइवेट में भी सबसे बड़े प्लेयर में देखेंगे तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस है। तो प्राइवेट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 3 बड़े प्लेयर थे, उसका दिमाग आपको लगाना नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिए आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस। अब बात करते हैं आरआरबी में और किसमें? पब्लिक सेक्टर। किसी को दिक्कत? पब्लिक सेक्टर में बाद में पहुंचेंगे, पहले हम किस में पहुंचते हैं? आरआरबी। नहीं कर सकते, इनकी स्ट्रेंथ क्या है? कम है। फुल बैंक की तरफ काम नहीं कर पाते। फुली बैंकिंग की तरफ प्राइवेट आरआरबी काम करेगा, प्राइवेट काम करेगा। जो छोटे किसान थे, उनकी जरूर एकदम छोटे के लिए तो कोऑपरेटिव चल जाएगा। जो मीडियम लेवल के हैं, अब उनको प्राइवेट बैंक उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं दे सकता। किसी को 10,000 लेना है, 15,000, 20,000, इस कैप के जो किसान है उनके लिए ये प्राइवेट बैंक वैल्यू नहीं देता, तो खाता ही नहीं खुलता। बहुत दूर समर्थक थे, एकदम समझिए कट्टर समर्थक गांव के लिए। तो गांव के विकास के लिए 2 अक्टूबर 1975 2 अक्टूबर 1975 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, क्योंकि उसी समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। समझा कि नहीं गया? यहाँ पे गरीबी हटाओ का क्या दिया गया था? नारा दिया गया था। किसी को दिक्कत? तो यहाँ पर आरआरबी की स्थापना की जाती है गांधी जी के हैप्पी बर्थडे के दिन, 2 अक्टूबर 1975। समझा कि नहीं गया? क्या भाई आरआरबी की चर्चा करते हैं यहाँ, इस पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया। क्या चीज? आरआरबी बनाया गया। कहा गया कि देखिए ये बैंक का मुख्य काम होगा ग्रामीण और छोटे व्यापार को बढ़ावा देना। अब जैसे गांव में किसी का होटल है, किसी की छोटी कपड़े की दुकान है, कोई छोटा, तो उस बैंक को चलाएंगे। एक चलाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और चलाएगा स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% इसमें योगदान किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, ये सारा 50% किसका रहेगा? सेंट्रल। 15% स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन ना सेंट्रल गवर्नमेंट को फुर्सत है ना स्टेट गवर्नमेंट को फुर्सत है। तो इन बैंकों के लिए कोई ना कोई तो रहना चाहिए जो अस्थायी रूप से रहे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, पावर चेंज हो जाता है, कभी पार्टी बदल गया, कि कोई एक ऐसा कोई प्रमोटर बैंक इसके साथ जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दिया? प्रमोटर बैंक। प्रमोटर बैंक कौन हो सकते हैं भैया? जो इसकी सहयोग कर सके। तो इसके सहयोग के लिए कहा गया कि किसी ना किसी सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी बैंक, तो किसी ना किसी सरकारी बैंक को इसका प्रमोटर बना दीजिए। 35% हिस्सेदारी उसकी हो जाएगी। तो उसका प्रमोटर या तो एसबीआई हो सकता है, आईडीबीआई एक्सिम तो नहीं लेता है, विदेश के लिए होता है, ग्रामीण क्षेत्र में विदेशी, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब चीज हिस्सेदारी 35%, यानी ये बैंक का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। समझ गया? अब कोई भी ग्रामीण बैंक है, वो बैंक की 35% हिस्सेदारी किसके पास है? किसी न किसी प्रमोटर बैंक के पास है। यानी वो बैंक अपने आप में बैंक नहीं, उसको ऊपर भी बैंक बैठा है। गोवा सिक्किम में आरआरबी नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आरआरबी कहाँ है? केलकर समिति की सिफारिश, केलकर समिति की सिफारिश पर कहा गया है कि अब आरआरबी की नए आरआरबी नहीं बनाए जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग आरआरबी है, जिनकी संख्या कितनी है? 56 है, इनके ब्रांचेस को बढ़ाया जाएगा। अब नया बैंक बनाने की जरूरत नहीं है। ब्रांच बढ़ाने में कोई झमेला नहीं होता है, उसका पूरा सिस्टम बना रहता है, कोई झमेला नहीं होता है, उसका पूरा सिस्टम बना रहता है, बस एक ब्रांच क्या कर देना, बढ़ा देना है। तो केलकर समिति की सिफारिश पर आरआरबी की संख्या को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा भैया? बस ब्रांच बढ़ेंगे लोग, बार-बार बैंक बढ़ेगा, क्या जरूरत है? 1994 में 3 बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस। एक्सिस का पुराना नाम यूटीआई बैंक था। क्या नाम था? यूटीआई। इसी का नाम क्या हो गया? एक्सिस हो गया। समझ गया? एक्सिस बैंक हो गया। 1994 में 3 को याद रखेंगे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस। एक्सिस का पुराना नाम यूटीआई। फॉरेन बैंक में कोई झमेला ही नहीं है, देखना ही नहीं, हमारा बैंक नहीं, तुम क्या देखेंगे इसको? 46 है। प्राइवेट बैंक 22 है। आरआरबी 2 अक्टूबर 1975। कौन सी पंचवर्षीय योजना? किसकी सिफारिश लगाई गई? केलकर समिति। सर्वाधिक आरआरबी यूपी, गोवा और सिक्किम में भी सब काम करते थे, गोवा सिक्किम में। आगे बढ़े। अरे कोई भी ऐसा ग्रामीण बैंक है जिसमें कोई प्रमोटर बैंक नहीं है? हाँ, सब है। क्योंकि इसी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया। क्या बनाया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये किसका था? अंग्रेज का था। बताइए इसमें पैसा रखना सुरक्षित था? बहुत दिक्कत, भाग जाता, तब क्या करते लोग? तो भारतीयों ने इसका विरोध किया था, हालांकि उतना प्रमोट नहीं हो पाया, इसमें लिखा ही होगा। अवध
अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक? अवध कमर्शियल, अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। ये अंग्रेजों और भारतीय दोनों के साथ था, अंग्रेज प्लस भारतीय दोनों का इसमें मिला जुला था। तो भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान लिखा है ऊपर, तो अवध कमर्शियल बोलता है, पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन कंप्लीटली किसके अंदर में था? अंग्रेजों, भारतीय और अंग्रेज दोनों मिलकर खोले थे अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। उसके बाद आया लाला लाजपत राय 1894। कौन है? पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। कंप्लीटली किसका था? इंडियन, कंप्लीटली इंडियन का था। तो पूर्ण रूप से भारतीय का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ। तो उन्होंने एक बैंक ऑफ बंगाल बनाया। क्या बनाया? बैंक ऑफ बंगाल बना दिया। बैंक ऑफ बंबई, उस समय मुंबई नहीं था ना, बंबई था। बैंक ऑफ बंबई और बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। अब इसका नाम चेन्नई हो गया, बैंक ऑफ मद्रास। ये अंग्रेजों के पास बैंक थे सब, समझा कि नहीं गया? अब ज्यादातर अंग्रेजों का व्यापार बंगाल, बंबई और मद्रास में होता था, इसलिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सबसे ऊपर ज्यादा डेवलप होने लगे ये तीनों बैंक। बंगाल के क्षेत्र में बंगाल बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बंबई के क्षेत्र में और मद्रास के सेक्टर में। तो ये भारत में देखेंगे तो इस एरिया में बैंक ऑफ बंगाल फेमस हो गया, बैंक ऑफ बंबई और बैंक ऑफ। धीरे धीरे अंग्रेजों का नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा? इंपीरियल बैंक। क्या नाम रखा? इंपीरियल बैंक। तो तीनों बैंक को जब मर्ज कर दिया गया तो क्या नाम हो गया? इंपीरियल बैंक। क्या हो गया? इंपीरियल बैंक। तो इंपीरियल बैंक कितने बैंकों से मिलकर बना? 3 बैंकों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक। बताइए इंपीरियल बैंक कितने बैंकों से मिलकर बना? हाँ, 3 बैंकों से, बंगाल 1840, बैंक ऑफ बंबई और 1843 बैंक ऑफ मद्रास। याद रखेंगे साहब। अरे बस 3 बैंक, इंपीरियल बैंक सबसे बड़ा हो गया। तीनों को मिला गया 1921 में, 1921 में तीनों को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। सबसे बड़ा पैसा इसी के पास हो गया। देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो आजादी के समय सबसे बड़ा बैंक कौन था? इंपीरियल बैंक का सबसे बड़ा बैंक था आजादी के समय का सबसे बड़ा बैंक। 1955 में गोरवाला समिति की गठन किया गया। कौन समिति? गोरवाला, गोरवाला समिति, गोरवाला समिति की गठन की जाती है। और 1955 में गोरवाला समिति अपनी रिपोर्ट देती है और 1955 में गोरवाला समिति कहती है कि इंपीरियल बैंक को अंग्रेज अपने हिसाब से उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, नियम कानून की, जब मन तब चाहे जनता का पैसा रख सकते थे। इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, जिसमें कि जनता को अपना अधिकार लगे, तो उसमें सुधार किया गया। किस समिति की सिफारिश? अधिकार दिया गया जनता को कि जनता जब चाहे अपने पैसे को मांग सकती है, बैंक कभी भी मना नहीं करेगी। आरबीआई के कंट्रोल में कंप्लीट लाया गया, बहुत सारा सुधार किया गया। किस समिति की सिफारिश पर? गोरवाला समिति की। और उसके बाद इसका नाम हो गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया ये एसबीआई। इंपीरियल बैंक कौन बैंक था? इंपीरियल बैंक कितने बैंकों से मिलकर बना? कलकत्ता, बंबई, मद्रास। हाँ, हम क्या बोल दिए? बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, लाला लाजपत राय 1894। हिंदुस्तान का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1707। अवध कमर्शियल को याद रखने की जरूरत नहीं, मिलावट वाला चीज नहीं याद रखिए, मिलावट वाला चीज नहीं याद रखिए। 2000 तो उसको रखा गया कि महिला बैंक। क्या खोला गया? महिला बैंक। उसमें नियम ये रखा गया कि उसका कर्मचारी भले पुरुष हो सकता है, लेकिन उसमें अकाउंट महिलाएं ही खुलवाएंगी। समझ गया? तो उस महिला बैंक में ताकि बस महिला लोग अपना अकाउंट खुलवा लें। सक्सेस ही नहीं हुआ। भारत की महिलाएं फाइनेंशियली फ्री नहीं। 2 अक्टूबर 1975 चौथी पंचवर्षीय योजना में बैंक को कितने शेड्यूल में रखा गया? 2, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। ये तो हो गया शेड्यूल 2 जिसे हम शेड्यूल कहते हैं। हाँ, शेड्यूल्ड बैंक। और एक तो क्या था? नॉन शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड। ये तो कोई खास बैंक नहीं है सब। शेड्यूल्ड बैंक में भी 2 हिस्सा। सबसे बड़ा कौन था? कमर्शियल और कोऑपरेटिव। को और ये हो गया कमर्शियल। कमर्शियल में कितने थे? पहला फॉरेन, फॉरेन बैंक की संख्या 46, प्राइवेट कितने? 22, प्राइवेट 22, फॉरेन आरआरबी 56, आरआरबी 56। और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इसमें कई बैंक होंगे, एसबीआई, आईडीबीआई, एक्सिम और नेशनलाइज, नेशनलाइज बैंक। कितने हैं इसकी संख्या? 12। पहले 20 थे नेशनलाइज, आपस में मर्ज करके खत्म कर दिया। जैसे विजया बैंक, देना बैंक, सबको बैंक ऑफ बड़ौदा मर्ज कर दिया। 2 बैंक 1921 गोरवाला समिति की सिफारिश पर इसे एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। 1955 का धन था, उसको सरकार ने कहा 1 करोड़ 50 करोड़ रुपया जितने लोग मिलकर रख लो, मेरा हो गया बैंक। हथियाली 14 को बैंक का। कितने बैंक को? 14 बैंक का सरकार रख ली। जब सरकार रख लेती किसी चीज को तो उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। क्या कहती है? राष्ट्रीयकरण। जैसे हमारा कोचिंग को सरकार बनाता है 1980 में। जो बैंक के पास 200 करोड़ से ज्यादा धन था ना, उसको निपटा दिया। 6 को बैंक फिर निपटा लिया। इसको भी क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। टोटल क्या 20 बैंक बना दी। 20 को नेशनल बैंक बना दिया। 20 को क्या बना दिया? नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक की संख्या कितनी हो गई थी? 20 हो गई थी। अब भारत में डर गया सब, कोई प्राइवेट बैंक नहीं रख रहा था। गवर्नमेंट ने क्या कहा? तो हम अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, जितना करना था कर लिया। तो 1994 में धड़ाधड़ बैंक खुलना चालू हुआ। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूटीआई बैंक। और यही यूटीआई बैंक जाके क्या हो गया? एक्सिस बैंक हो गया। समझा कि नहीं गया? नहीं तो कोई जल्दी खुल ही नहीं रहा था बैंक। कोई खुलेगा? आगे इसका गया प्राइवेट बैंकिंग का स्टार्ट हुआ। यहाँ पे बताइए राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में कितना? 14 बैंक, दूसरे चरण में 6 बैंक, टोटल 20, वर्तमान में 12। बोलो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक, राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या पहले कितना था? 20, सबसे पहले 14, फिर 6, 20 हो गया। 20 का मार्च होते होते कितना बच गया? 12। कितना बच गया? 12। फॉरेन बैंक में किसी को दिक्कत? प्राइवेट बैंक में 1994 में सरकार ने घोषणा कर दिया था। अब आरआरबी की संख्या बढ़ेगी नहीं, केंद्र समिति के सिफारिश। इसमें प्रवर्तक बैंक का परसेंटेज 35%, राज्य सरकार 15%, सेंट्रल गवर्नमेंट 50%। ये तो पब्लिक सेक्टर बता ही नहीं आप लोगों को। ये सब तो कोऑपरेटिव बैंक है, कोई मतलब नहीं है इसका। छोटे-छोटे बैंक होते हैं, ना इसका कोई खास मतलब है। मेनली इसी से दिक्कत है। पूरे देश का कमर्शियल सिस्टम को चलाता है कमर्शियल बैंक। यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को? अब आगे बढ़े बैंकिंग सेक्टर में, आगे बढ़े। अब कुछ वित्तीय 1982 मुख्यालय
मुंबई ये सरकार को आयात निर्यात के लिए क्या करता है, धन उपलब्ध कराता है। जैसे ईरान से पेट्रोल खरीदा गया, ईडीएल खरीदा गया, उसका बिल हुआ 40,000 करोड़। अब जाके कहेंगे कि देना बैंक को, कि अपने मध्य ग्रामीण बिहार बैंक को, किसको बोलिए, बैंक बीस बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982, मुख्यालय मुंबई, मुख्यालय मुंबई, मुख्यालय मुंबई, मुंबई इसका। तो ये किस चीज के लिए भैया, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए। और किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। अब ये डायरेक्ट पब्लिक को फंड नहीं देगा यहाँ पर, जैसा में सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, छोटे इंडस्ट्रीज के लिए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। कब खोला गया, 1990। इसका मुख्यालय लखनऊ, इसका मुख्यालय लखनऊ, लखनऊ में इसका मुख्यालय। अब ये बड़े बैंकों के लिए ऋण नहीं देता है, ये छोटे इंडस्ट्रीज के लिए देना। अगर किसी को मसाला का फैक्ट्री लगाना, नॉर्मल मसाला फैक्ट्री लग जाता है, अरे जनरल इंश्योरेंस कंपनी जीआईसी हो गया। एलआईसी की स्थापना 1956, लिखा हुआ आपने देखिए इधर साइड लास्ट में होगा, चेक के बाद में 1996। एलआईसी सबसे बड़ी इंश्योरेंस, अरे 56 वही 56, समझ गया। सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी कौन है, एलआईसी। इतनी बड़ी, जब एलआईसी बना था ना, तब किसी को ये नहीं पता था इंश्योरेंस मतलब क्या होता है। तो लोग कंपनी जीआईसी, इसकी स्थापना 1972 याद रखने चलेगा, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, इसको नहीं भी याद रखना, 1956 में। और ये इंश्योरेंस करती है, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी इंश्योरेंस में जीआईसी। उसके अलावा बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं यहाँ पर। क्या होता है इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस क्या होता है कि आपसे इंश्योरेंस में एक सीधा सा बात होता है इंश्योरेंस में कि आपको किसी चीज के बदले आपको रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा, इसे कहते हैं आरडी। क्या कहते हैं, आरडी। इसे क्या कहते हैं, एफडी। ऐसे डीडी, क्या हो गया, डीडी। ये हो गया डिमांड डिपॉजिट, डीडी, रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। अब जैसे मान के चलिए आप किसी बैंक में गए, कहें कि हमको मंथली हम 1000 रुपए जमा करेंगे, मंथली हम जमा करेंगे, समझ गए कि नहीं, तो क्या हो गया, आरडी। क्या हो गया, आरडी। किसी को दिक्कत, महीने पे जिस तरह से शर्त है उस चीज को साइकिलिंग दोहराना पड़ेगा। तो रिकरिंग डिपॉजिट में साइकिल दोहरानी पड़ेगी, चाहे वो मंथली साइकिल दोहराइए या 6 मंथ वाला या हर साल कुछ जमा करते रहिए, तो वो होता है। तो जिनके पास कम इनकम है उनके लिए रिकरिंग, और जिनके पास ज्यादा है, जिनको बिजनेस में पैसा लगाना है, डिमांड डिपॉजिट। सबसे ज्यादा इंडिया में अकाउंट डिमांड डिपॉजिट। आपने कितने लोग के यहाँ एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप का होता है, डिमांड डिपॉजिट दो टाइप का होता है। एक होता है सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इसे हम कहते हैं बचत खाता, बचत खाता। और एक होता है करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, इसे कहते हैं चालू खाता, चालू खाता। समझ गया। देखिए बचत अकाउंट जो होता है ये पर्सनल पैसा होता है, क्या होता है, पर्सनल पैसा। और ये जो होता है बिजनेस का होता है, किसका होता है, बिजनेस का पैसा होता है। समझ गया। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपको करेंट अकाउंट रखना पड़ेगा। बिजनेस के थ्रू जो भी पैसा लेते हैं उसे करेंट अकाउंट में ही रख सकते हैं, समझ गए, किसमें रखेंगे, करेंट अकाउंट में। और चालू खाता में पर्सनल सेविंग में अपनी सैलरी मंगा सकते हैं, पर्सनल कुछ। अभी आप सबके पास कौन सा होगा, पिताजी का चालू खाता हो सकता है, आपका तो खोलेगा ही नहीं, आपका खोलेगा नहीं। समझिए कैसे, आप सेविंग अकाउंट खोलने जाएंगे तो किसका केवाईसी करेगा, आपका। और करेंट अकाउंट करेंगे तो दूसरा केवाईसी। आप कौन है भाई, आप फिर आपकी कंपनी कौन है, केवल बिजनेस कर दीजिएगा, हमारा बिजनेस है, आप खोल देगा। कितना परसेंट, 4%। इसमें 0%, इसमें 0। किस अकाउंट में पैसे नहीं मिलता, ब्याज नहीं मिलता, क्योंकि सरकार कहती है तुम्हारा पैसा है, बिजनेस का पैसा, किसी का पैसा, बिजनेस का पैसा, इस पर ब्याज नहीं दिया जाता। करेंट अकाउंट में ब्याज नहीं दिया। और सबसे ज्यादा अगर पैसा कहीं रहता है करेंट अकाउंट में, कितना, करेंट अकाउंट। जो बोलेगा सेविंग अकाउंट होता है या फिर सैलरी अकाउंट होता है, वो सेविंग की तरह होता है, पर सैलरी कहा जाता है। उसका फायदा ये होता है ना कि ऑटोमेटिक एक बार में सब कुछ चला जाता है। सैलरी अकाउंट में फायदा ये होता है, जैसे मान के चलिए हमारे पास अभी टोटल केजीएस में लगभग